Good evening. Good evening, sir. Okay. So सबको वॉइस क्लियर है ना? Yes, sir. Give me just 1 minute. ओके सो हमने कहाँ तक किया था? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया था। स्क्रीन कहाँ गई? दिख रहा है स्क्रीन आप लोगों को? पिछली क्लास में हमने ये ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट का डायग्राम बनाया था। ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट के बारे में देखा था। कोडिंग स्टैंड, नॉन कोडिंग स्टैंड कौन कौन से हैं। मेन जो यूज होना है फिलहाल के लिए वो नॉन कोडिंग है, जिसको टेम्पलेट या मास्टर डीएनए स्टैंड बोला जाएगा। फिर इसमें जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा वो टीएसएस साइट हो गया। उसके राइट साइड में हमने डाउन स्ट्रीम टर्म लिखा है, लेफ्ट में अप स्ट्रीम लिखा है। डाउन स्ट्रीम में ही सिस्ट्रॉन यानी स्ट्रक्चरल जीन आएंगे जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, और जब स्ट्रक्चरल जीन खत्म हो जाएगा तो फिर एक टर्मिनेटर का रीजन आएगा। तो टीएसएस साइट और टर्मिनेटर के बीच में जितना भी सेक्शन डीएनए का आ रहा है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड से जितना भी आ रहा है, केवल वही कॉपी होगा। टीएसएस साइट से लेफ्ट साइड में अप स्ट्रीम है, 0 से कुछ बेस पेयर पहले है, यानी कि अप स्ट्रीम प्रमोटर लोकेट होगा। जैसे मैंने -10 लिखा है डायग्राम में, तो एक्चुअली प्रोकैरियोट में 10 न्यूक्लियोटाइड पहले प्रेजेंट होता है, तो -10 प्रमोटर सीक्वेंस बोल देते हैं। ऐसे ही कोई भी प्लस की वैल्यू होगी तो लाइक +1000 टर्मिनेटर सीक्वेंस हो जाएगा, यानी 1000 बेस पेयर के बाद डाउन स्ट्रीम पे टर्मिनेटर है, 10 बेस पेयर पहले अप स्ट्रीम पे प्रमोटर है। और ये सारी जो लाइन ली गई है ये मास्टर या कोडिंग नॉन कोडिंग से ली गई है। मास्टर या नॉन कोडिंग अगर ना लिखा हो और कुछ भी ना लिखा हो, फिर आप कैसे पहचानोगे? तो उसको पहचानने का तरीका ये है कि जो डीएनए 3 to 5 होगा वही हमारा मास्टर डीएनए होगा। क्योंकि आज की क्लास के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मैं इस डायग्राम को फिर से थोड़ा सा बनाऊंगा। सर, बोलो बेटा। ये पता कैसे चलेगा अब स्टार्ट करना है और अब एंड करना है, मतलब वही प्रमोटर प्रमोटर है ना, वगैरह? जैसे ये वाला जो सीक्वेंस है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने टीएसएस साइट बना दिया, ये टीएसएस साइट है। अब मैं एक ही बना रहा हूँ, है ना, होने को इसके नीचे दूसरा भी होगा। तो ये टीएसएस साइट हो गया। तो टीएसएस के इधर आप जो भी लोगे ये प्लस यानी डाउन स्ट्रीम, टीएसएस के इधर आप जितना भी लोगे माइनस यानी कि अप स्ट्रीम। अब इससे कुछ बेस पेयर पहले, अब जैसे हमें ई कोलाई का पढ़ना है, तो ई कोलाई में साइंटिस्ट को पता है कि यहाँ पे -10 प्रमोटर सीक्वेंस है, मतलब 10 न्यूक्लियोटाइड पहले यहाँ पे प्रमोटर होता है। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि ये ई कोलाई का है। ई कोलाई की जगह लाइक अगर साल्मोनेला टाइफाई का बैक्टीरिया होगा तो कुछ और आंसर आएगा, अगर ह्यूमन है तो कुछ और आएगा, ईस्ट है तो कुछ और आएगा। सबके प्रमोटर सीक्वेंस अलग अलग होते हैं। ऐसे ही टर्मिनेटर का सीक्वेंस सबका अलग अलग तो नहीं होता, लेकिन टर्मिनेटर के लिए भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। आपकी बुक में टर्मिनेटर को लेके ज्यादा कुछ दिया नहीं है, प्रमोटर को लेके ज्यादा डिस्कस किया गया है। तो टर्मिनेटर का भी कुछ ऐसी सीक्वेंस है। ये एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद मान लीजिए यहाँ पे कहीं आपका टर्मिनेटर आएगा, इसके बियॉन्ड जितना भी है यहाँ पे ये टर्मिनेटर है। इंपॉर्टेंट ये था कि अगर टर्मिनेटर प्रमोटर कुछ भी ना लिखा जाए, केवल एक स्टैंड बना दिया गया, और आपको पता करना है कि ये स्टैंड टेम्पलेट है या नहीं है, तो कैसे पहचानोगे? आरएनए आप जो भी बनाओगे, सीधी सी बात है कि आप कोई भी अगर आरएनए बना रहे हो, मतलब किसी भी टाइप का आरएनए है, तो यहीं से बनेगा। और आरएनए की सिंथेसिस जो भी होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होती है, 5 to 3 ही होगी। ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो ये आरएनए बन गया। ये आरएनए, कोई भी आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, कुछ भी ले लो। तो यानी कि ऊपर जो रेड लाइन है वो पता कैसे चल रही है कि वही टेम्पलेट है? उसका तरीका ये है कि अगर नीचे वाला ग्रीन 5 to 3 है, देन इट मस्ट बी 3 to 5। तो जो 3 to 5 स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट या नॉन कोडिंग होगा।
ऐसे भी याद कर सकते हो, है ना। और 3 to 5 अगर है तो ही प्रमोटर जो है वो अप स्ट्रीम है और टर्मिनेटर जो है वो डाउन स्ट्रीम है। प्रमोटर जो है वो 3 प्राइम एंड पे आएगा, टर्मिनेटर 5 प्राइम एंड पे आएगा। अगर मान लीजिए आपसे कभी कह दिया जाता कि मैं इसके नीचे एक और फॉर एग्जांपल बना ही देता, लाइक अगर सेम डायग्राम लेके और मैं ये कहूँ कि इसके नीचे भी है एक, ये डीएनए का एक दूसरा स्टैंड भी मान लीजिए बन गया, ये डीएनए का दूसरा स्टैंड बना दिया। अब आपसे इसमें कहा जाए कि मान लीजिए कि प्रमोटर आप कह रहे हैं कि सर है तो -10, ये भी प्रमोटर है, -10 ये भी होगा, कॉम्प्लीमेंट्री है, बट ये 5 प्राइम है। तो अगर आपसे कहा जाए कि प्रमोटर इज लोकेटेड एट 5 प्राइम एंड, तो इसका मतलब है कि हम जो बात कर रहे हैं वो कोडिंग स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं। अगर कहा जाए कि प्रमोटर इज लोकेटेड एट 3 प्राइम एंड, देन इट मस्ट बी नॉन कोडिंग। सीधे सीधे रूल है ना। तो ये नॉन कोडिंग होगा, नॉन कोडिंग वाला ही आपका टेम्पलेट है या मास्टर स्टैंड है, कुछ भी नाम दे दीजिए, यही मास्टर था। तो आपको ये एंड्स स्पेसिफाई करने जरूरी है कि 5 प्राइम, अगर ऐसे ही क्वेश्चन है कि प्रमोटर इज लोकेटेड एट, तो 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग या 3 प्राइम एंड ऑफ नॉन कोडिंग। ऐसे ही पूछा जाए टर्मिनेटर इज लोकेटेड एट, तो 5 प्राइम एंड ऑफ नॉन कोडिंग, 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग, तो ये 3 हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। इतना तो मैंने सारा कुछ आपको करा दिया था, इसमें किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? बताओ, किसी को कोई आइडिया, मतलब किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस चीज में? नो सर। ठीक है, अब बात करते हैं आज की क्लास के हिसाब से। सेम डायग्राम में आज की क्लास का क्या है, आज की क्लास का ये है, हमने यहाँ पे लिखा था कि यहाँ से यहाँ तक का जितना भी पोर्शन है, मतलब टीएसएस साइट से लेके और टर्मिनेटर तक के जितना भी पोर्शन है, ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन है, क्योंकि आपकी बुक में एक सब हेडिंग दी है जीन करके। तो ये जीन का मतलब बात होती है टीएसएस साइट और टर्मिनेटर के बीच में जो भी है वो स्ट्रक्चरल जीन है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको नाम दिया हमने सिस्ट्रॉन का नाम दिया। तो ये क्या है, सिस्ट्रॉन है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तो जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ कि जो सिस्ट्रॉन या जो स्ट्रक्चरल जीन आपने ली है, ये कई सारी हो सकती है, मतलब मोर देन वन हो सकती है। मोर देन वन होगी तो क्या कहलाएगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 बना देता, ऐसे मान लीजिए मैं बना दे रहा हूँ सेक्शन, एक ये है, ये एक, ये 2, ये 3, तो मैंने 3 बना दी फॉर एग्जाम्पल। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब है 3 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई, 13 हो गई। ऐसा नहीं है कि सब ऑड नंबर में होंगी, मैं तो जिन जिन बैक्टीरिया के अंदर नाम है वो लिख दिए, या मान लीजिए चलिए मैं लिख देता हूँ, मुझे ठीक से तो नहीं पता कि 28 होंगी या नहीं होंगी, कुछ भी हो सकती है, एक से ज्यादा होंगी। 3, 7, 9, 13 ये सब तो आप पढ़ोगे ही, मतलब ये सब तो कॉमन बैक्टीरिया है। और ये किस में होता है, ये बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट में होता है। तो प्रोकैरियोट के अंदर खास बात क्या है कि जो आप ये सिस्ट्रॉन या जो स्ट्रक्चरल जीन ले रहे हो, इनका नंबर एक, जो आपने ये ट्रांसक्रिप्शन की जो यूनिट बनाई है, इसमें इन सिस्ट्रॉन का नंबर 1 से ज्यादा होगा हमेशा, मोर देन 1 सिस्ट्रॉन होंगे। अब 1 से ज्यादा सिस्ट्रॉन है तो फिर ऐसा डीएनए बन जाएगा पॉलीसिस्ट्रॉनिक डीएनए, ऐसी जीन कहलाएगी पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। ऐसा बनने वाला आरएनए कहलाएगा पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए। जो भी है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब ये मैनी सिस्ट्रॉन। और अगर ये केवल एक होता, ओनली वन, टीएसएस साइट्स और ट्रांसक्रिप्शन के बीच में केवल एक ही सिस्ट्रॉन है, तो ये कहलाता मोनोसिस्ट्रॉनिक। और ये होता है यूकैरियोट में। तो यूकैरियोट्स में यहाँ पे यहाँ से लेके टीएसएस साइट से लेके टर्मिनेटर तक केवल एक जीन है। अगर जैसे ई कोलाई की बात कर लें, तो ई कोलाई में यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, तो ई कोलाई में अगर आपने लैक ओपेरॉन, आगे आपको ये पढ़ना है इसी चैप्टर में, तो यहाँ पे 3 जीन है, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, यानी टीएसएस साइट और टर्मिनेटर के बीच में 3 जीन है। तो तीनों जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो एक साथ होगा। बीच में तो कोई टर्मिनेटर नहीं है, इस जगह पे तो कोई टर्मिनेटर नहीं है, इस जगह पे तो कोई टर्मिनेटर नहीं है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा तो वो तब तक होता जाएगा जब तक टर्मिनेटर नहीं आ जाता, बीच में कहीं नहीं रुकेगा। तो या तो तीनों जीन का आरएनए बनेगा या किसी का नहीं बनेगा, या तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू ही नहीं होगा, और अगर होगा तो जितने भी जीन्स आएंगे टीएसएस साइट और टर्मिनेटर के बीच में,
वो सारे कॉपी किए जाएंगे। यूकैरियोट में इसके कंट्रास्ट में कोई ऐसा भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वहां पे एक बार में एक ही सिस्ट्रॉन कॉपी हो सकती है, बिकॉज टीएसएस साइट और टर्मिनेटर के बीच में केवल और केवल एक ही सिस्ट्रॉन, एक ही स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होता है। तो ये याद रखना है, पॉलीसिस्टोनिक कहाँ होता है, प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया, इकोलाई, अभी आप पढ़ोगे। मोनोसिस्टोनिक कहाँ पे है, यूकैरियोट्स में है। तो ये बात हो गई। अब मान लीजिए ये यूकैरियोट का, ये क्लियर है जो मैंने ब्लू से लिखा आज की क्लास के हिसाब से? यस सर। अब अगर यूकैरियोट्स को ले और डिटेल बनाते हैं, एक कदम और आगे। अब अगर हम यूकैरियोट्स की लें, तो यूकैरियोट्स में भी क्या है, फिर से डीएनए बनाते हैं एक लाइन में। अब मैं कुछ बाकी चीजें नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक डीएनए बना देता हूँ ये। तो ये मान लीजिए ये लाइन जो है वो टीएसएस है और ये टर्मिनेटर है। तो यहाँ पे ये 3 प्राइम हुआ, ये 5 प्राइम हुआ, ये आप जानते ही हैं कि यहाँ से एमआरएनए बन जाएगा। ये टेम्पलेट डीएनए का सेक्शन है। तो अब हो ये रहा है कि यहाँ पे जो जीन है वो एक ही है, यहाँ से यहाँ तक जो पूरी जीन है वो एक है। तो ये मोनोसिस्टोनिक, क्योंकि यूकैरियोट में एक ही होता है। सो दिस इज मोनोसिस्टोनिक। अब मोनोसिस्टोनिक जीन में भी एक खास बात है, मोनोसिस्टोनिक मतलब यूकैरियोट, क्योंकि प्रोकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक होती ही नहीं। तो जितने भी यूकैरियोट्स हैं या जितनी भी मोनोसिस्टोनिक जीन है, इनकी खास बात ये होती है कि इस डीएनए में या इस जीन में भी कुछ पोर्शन काम का होता है, कुछ पोर्शन काम का नहीं होता है। जैसे एक ये पोर्शन है, ये रेड, ये काम का है, ये काम का नहीं है। फिर ये काम का है, काम का मतलब जो आगे प्रोटीन बनाएगा, ये काम का नहीं है। ये पोर्शन जो डार्क रेड है ये काम का है, फिर ये काम का नहीं है। फिर ये जो रेड पोर्शन है ये काम का है, फिर काम का नहीं है, और फिर ये रेड पोर्शन काम का है। इनको बोलते क्या है, E1 शुरू करोगे तो यहाँ से ये E2, ये E3, ये E4, ये E5। E स्टैंड फॉर, E को बोलते हैं एक्सॉन। और बीच में क्या आएगा, ये ऊपर लिख रहा हूं, आई 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 आई। आई क्या होते हैं, इंट्रॉन। इंट्रॉन को आप इंटरवेनिंग सीक्वेंस कहते हैं, बीच बीच में आने वाले सीक्वेंसेस। तो यूकैरियोट्स की खास बात ये होती है कि यूकैरियोट्स में जीन्स कैसी होती है, मोनोसिस्ट्रॉनिक होती है ना। दे यानी जीन जो है मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन हैज एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। अब एक्सॉन वो है जो काम के हैं, इंट्रॉन वो है जो काम के नहीं होते। तो ऐसी जीन्स को क्या बोलते हैं जिनमें एक्सॉन इंट्रॉन हो, या कह लीजिए कि जितनी भी मोनोसिस्टोनिक है उनको क्या बोलेंगे, या कह लीजिए कि जितने भी यूकैरियोट के जीन है उनको हम क्या बोलते हैं, सच जीन्स आर कॉल्ड, ऐसी जीन जिसमें एक्सॉन इंट्रॉन हो उन्हें हम कहेंगे क्या, सच जीन्स आर कॉल्ड, इनको स्प्लिट जीन बोलते हैं। सच जीन्स आर कॉल्ड स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन का मतलब ऐसी जीन जिसमें एक्सॉन इंट्रॉन प्रेजेंट हो। प्रोकैरियोट में एक्सॉन इंट्रॉन नहीं होते, तो प्रोकैरियोट में ऐसी कोई बात ही नहीं आएगी। ये केवल और केवल यूकैरियोट के लिए अप्लाई करनी है। तो यूकैरियोट में जो आप एक जीन बनाओगे वो भी आधी काम की है, जस्ट सपोज आधी काम की है, E1 E2 E3 E4 5 ये काम के हैं, और आई 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 जो ऊपर 4 बार लिखा है वो काम का नहीं है। अब आप कहें कि सर काम का नहीं है तो इसको कॉपी क्यों कर रहा है, एमआरएनए क्यों बना रहा है? वो मजबूरी है कि जब तक टर्मिनेटर नहीं आएगा वो कॉपी होगा ही होगा। तो टर्मिनेटर क्योंकि E5 के बाद आ रहा है, इसीलिए कॉपी तो पूरा होगा, एमआरएनए तो पूरा बनेगा। लेकिन एमआरएनए से जब आगे आप प्रोटीन बनाओगे तब इस आई को काट के अलग कर देंगे, और E1 के बाद E2 E3, हमने ई में 1 2 3 4 5 क्यों लिखा, क्योंकि सीक्वेंस में जोड़ना होता है। आगे पीछे जोड़ दोगे तो म्यूटेशन हो जाएगा। आपने पढ़ा था कि जीन में अगर आपने आगे पीछे न्यूक्लियोटाइड्स कर दिए तो म्यूटेशन हो जाएगा। तो म्यूटेशन ना हो तो इसके लिए क्या होगा, E1 के बाद E2 ही आए, E2 के बाद E3 आए, E3 के बाद 4 आए, E4 के बाद E5 आए। ये इंश्योर किया जाएगा। कैसे करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन हम आई को कॉपी क्यों कर रहे हैं, आई से आरएनए क्यों बना रहे हैं जब आई काम का नहीं है? तो उसका रीजन ये है कि E1 के बाद टर्मिनेटर नहीं है, E1 के बाद आई है, तो आई कॉपी होगा ही होगा। फिर E2 के बाद भी आई है, E4 के बाद भी आई है, E5 के बाद टर्मिनेटर है।
और जब तक टर्मिनेटर नहीं आता तब तक ट्रांसक्रिप्शन होगा ही होगा। तो यूकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक है क्योंकि एक्सॉन इंट्रॉन है, ऐसे इसलिए इसको स्प्लिट जीन बोल देते हैं, और स्प्लिट जीन यूकैरियोट का कैरेक्टरिस्टिक है। नीट 2017 में पूछा गया कि स्प्लिट जीन्स आर फाउंड नॉट फाउंड इन। अब नॉट फाउंड इन का मतलब ये हुआ कि जो प्रोकैरियोट होगा वो आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बैक्टीरिया, एनिमल्स, प्लांट और फंगी, 4 ऑप्शन दे दिए और पूछा कि स्प्लिट जीन किसमें नहीं होती। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, स्प्लिट जीन मतलब यूकैरियोट, तो इसमें से जो यूकैरियोट नहीं होगा उसमें नहीं होगी। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होते हैं, सो बैक्टीरिया विल बी द आंसर। मतलब बहुत सिंपल मैनर में पूछा गया, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं किया गया, तो ये भी याद रखना है। क्लियर? तो ये सब जीन के बारे में, जो इंट्रॉन या इंटरवनिंग सीक्वेंस है, ये काम के नहीं होते, है ना, इनको हम काट के अलग कर देंगे, इनसे कुछ नहीं होता। एक्सॉन जो है वो यूजफुल होते हैं, इंट्रॉन हार्मफुल नहीं है बट नॉट यूजफुल है, काम के नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाते हमें इंट्रॉन। आगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ोगे तो इंट्रॉन ही काम आएगा, फिर एक्सॉन काम नहीं आएगा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो एक टेक्निक है, टेक्निक में काम आना अलग बात है, बट हमारे एक्सप्रेशन के लिए, हमारी डेली एक्टिविटी के लिए इंट्रॉन से कुछ नहीं बनता, जो भी बनता है वो एक्सॉन से बनता है। तो ये जीन वाला सेक्शन है कि जीन क्या होती है और उसको आप कैसे पढ़ोगे, है ना। तो एक्सॉन इंट्रॉन हो गए। इसके अलावा एक नाम बुक में दिया है, देयर आर फ्यू रेगुलेटरी जीन, कुछ ऐसी जीन्स भी होती हैं जो एक्सप्रेस नहीं करती, वो रेगुलेटरी जीन्स होती हैं। दे नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल चेंजेस या स्ट्रक्चरल फिनोटाइप्स, हमारे होने के लिए इनका कोई रोल नहीं है, है ना। इंपॉर्टेंट है बट इनका कोई ऐसा काम नहीं है जो आप काम दिखाई दे। दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, उनसे कोई प्रॉपर प्रोटीन नहीं बनती जिसका कोई यूज होता हो। बट इनका काम क्या है, दे हेल्प इन रेगुलेशन, ये कंट्रोल में हेल्प करती हैं ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, ये स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको देख रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं तो स्ट्रक्चरल हो गया, मेरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, मेरा पढ़ाना आपको दिखाई दे रहा है। बट मेरे यहाँ पढ़ाने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे, है ना। मुझे यहाँ पे होने के लिए या आपको बैठ के क्लास लेने के लिए भी बहुत सारे बैकएंड पे लोग हैं। अगर मान लीजिए मम्मी कह देती सुबह कि आज कुछ काम है मत जाओ, तो मैं नहीं आता, नहीं आता तो नहीं क्लास होती। हालांकि मेरी मदर आके नहीं पढ़ा रही है यहाँ पे, लेकिन पढ़ा मैं रहा हूँ, बट मुझे गवर्न कौन कर रहा है, मेरी फैमिली गवर्न कर रही है। या कैल्विन आज क्लास नहीं लगाता, मैं आता और बैचेस की क्लास लेता, आपकी नहीं लेता। तो डायरेक्टली है, वो तो है ही, स्ट्रक्चरल जीन है, वो ट्रांसक्रिप्शन करेंगी, ट्रांसलेशन करेंगी, प्रोडक्ट बनेगा। कुछ ऐसे भी हैं जीन जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते, जिनका डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, वो जिनका डायरेक्ट रोल है उनको कंट्रोल करते हैं, उनको गवर्न करते हैं। अगर मान लीजिए रेगुलेटरी जीन ये कह दे कि स्ट्रक्चरल जीन काम ना करे, तो स्ट्रक्चरल जीन काम नहीं करेगी, और अगर रेगुलेटरी कह दे कि काम करो, तो स्ट्रक्चरल काम करेगा। रेगुलेटरी कभी नहीं दिखाई देगा डायरेक्टली, बस वो पीछे बैठ के कंट्रोल करेगा। रेगुलेटरी जीन के बारे में हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको जीन रेगुलेशन ऑलरेडी एक टॉपिक है, वो पढ़ना है, तो हम रेगुलेटरी जीन को फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे, ये हम बाद में देखेंगे। यहाँ हमारे लिए मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक, मोनोसिस्टोनिक अगर जीन है तो 100% स्प्लिट जीन होगा ही होगा, उसमें एक्सॉन इंट्रॉन प्रेजेंट होंगे ही होंगे। अगर पॉलीसिस्टोनिक है यूकैरियोट, ये प्रोकैरियोट वाला, तो उसमें एक्सॉन इंट्रॉन नहीं होते, उसमें सारे एक्सॉन ही होते हैं, है ना। अगर आप बैक में लिखोगे तो ये पॉलीसिस्टोनिक जो है, इसमें इट ओनली हैज एक्सॉन्स, इसमें केवल एक्सॉन्स होते हैं, नो इंट्रॉन। प्रोकैरियोट में इंट्रॉन्स नहीं होते, प्रोकैरियोट में के जीन में सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम था, अगर ये जो हमने आज बनाया, हालांकि मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था डिटेल में, ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। यहां से हेडिंग आपकी बुक में दी हुई है द जीन। एक जीन को आप डिफाइन करोगे तो वो पॉलीसिस्टोनिक है या मोनोसिस्टोनिक है, ये रहा, है ना। और फिर मोनोसिस्टोनिक में उसमें एक्सॉन इंट्रॉन है, तो उस हिसाब से ये स्प्लिट जीन हो गई, है ना। और फिर ये एक रेगुलेटरी जीन भी हो सकती है, सब जीन के हेडिंग में, है ना। ये अब क्या आएगा, अब आता है
वही मशीनरी एंड एंजाइम, ट्रांसक्रिप्शन होगा कैसे, जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन था उसी तरीके का यहाँ पे भी है। प्रोसेस कैसे है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सर इसमें एक्सॉन इंट्रॉन कितने भी हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं, वो अलग अलग जीन के लिए अलग अलग होंगे। छोटा जीन होगा तो आप इमेजिन कर लो कि कम होंगे, बड़ा जीन होगा तो ज्यादा होंगे। सब जीन के अलग अलग आएंगे। ऐसे इक्वल होंगे? नहीं, ई कोलाई में तो एक्सॉन इंट्रॉन होंगे ही नहीं। नहीं सर, इक्वल होंगे, जितने एक्सॉन होंगे उतने इंट्रॉन। बस एक कम होगा। हाँ, मतलब कोई भी जीन इंट्रॉन से शुरू नहीं हो सकता और इंट्रॉन पे खत्म नहीं हो सकता। शुरू एक्सॉन से होगा, खत्म भी एक्सॉन पे होगा। इंट्रॉन बीच में आते हैं, इसीलिए इंटरवेनिंग लिखा हुआ है ना। इंट्रॉन किनारे पे नहीं हो सकते, इंट्रॉन बीच में होंगे हमेशा। और इंट्रॉन को क्योंकि काट के अलग करना है, हेमराज जी पानी और पहुंचा देना। इंट्रॉन को काट के अलग करना है तो इसलिए ये भी मैटर नहीं करता कि कटने के बाद I1 के बाद I2 आए, लेकिन E1 के बाद E2 आएगा ये जरूरी है, क्योंकि जीन में अगर आपने न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बदल दिया तो भी म्यूटेशन हो जाएगा। तो वो ना हो तो उस चीज को भी इंश्योर किया जाएगा। हम देखेंगे कि उसे कैसे करते हैं। आज तो 2 क्लासेस हैं तो हो ही जाएगा आपका ये सारा काम। अब ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस पे आते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में है क्या क्या। सबसे पहले तो आपको एक एंजाइम चाहिए, पहला मेन एंजाइम। अब ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम कौन सा है, आप डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, है ना, एमआरएनए से, सॉरी आप ऐसे लिखो, ट्रांसक्रिप्शन आप क्या कर रहे हो, टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड से। टेम्पलेट डीएनए वो है जो 3 to 5 है, उस वाले से आप कोई भी आरएनए बना रहे हो, ऑल आरएनए बना रहे हो, और आरएनए हमेशा 5 to 3 बनेगा। ये ट्रांसक्रिप्शन है। अब ये करने के लिए एक मेन एंजाइम चाहिए। तो मेन एंजाइम कौन सा है, डीएनए से आरएनए बना रहे हो तो डीएनए पे डिपेंड होगा, यानी डीएनए डिपेंडेंट। और बनाना आरएनए है तो आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसको इन शॉर्ट आरएनए पॉल लिखा जाएगा। जैसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज था, वो आपका डीएनए रेप्लिकेशन का था, डीएनए पॉल। ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है तो आरएनए पॉल। डन। अब इस एंजाइम का वैसे तो स्ट्रक्चर कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन 2 चीजें काम की पढ़नी है। आपने एंजाइम बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा होगा 11th में, तो आपको ये पढ़ाया जाता है कि एंजाइम का एक कोर पार्ट होता है, एक कोर एंजाइम होता है। ये जो कोर एंजाइम है, ये कोर एंजाइम क्या है, ये प्रोटीन वाला पार्ट है। प्रोटीन वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपो एंजाइम। जब इस एपो एंजाइम से एक फैक्टर ज्वाइन करेगा, है ना, फैक्टर, को फैक्टर, बायो मॉलिक्यूल वाले चैप्टर की लास्ट हेडिंग कि जो ये को फैक्टर है वो को एंजाइम भी हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, मेटल आयन भी हो सकता है। यहाँ पे ये को फैक्टर है सिग्मा, इसको नाम दिया गया सिग्मा। सिग्मा का साइन बनाया है मैंने, फिजिक्स पढ़े हुए बहुत दिन हो गए। सिग्मा फैक्टर कहलाता है ये। तो जब ये सिग्मा फैक्टर इस कोर के साथ जुड़ेगा तो एक पूरा एंजाइम बनेगा। पूरा एंजाइम को आप क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम। तो आपने पढ़ा है कि देयर आर फ्यू एंजाइम जिनकी एक्टिविटी के लिए एक एसोसिएट ग्रुप चाहिए, एक ऐसा ग्रुप चाहिए जो उसको सपोर्ट करेगा, और वो ग्रुप को फैक्टर कहलाता है। उसमें खास बात ये है कि ये नॉन प्रोटीनेशियस होगा। एपो एंजाइम तो प्रोटीन का होगा, और जो को फैक्टर होता है वो नॉन प्रोटीन है। अब नॉन प्रोटीन में क्या है वो आप अलग अलग पढ़ते हैं। नॉन प्रोटीन में वहां जो बायोमॉलिक्यूल में आपको पढ़ाया गया, इट मे बी ए मेटल आयन। जैसे आपने कुछ एंजाइम रेस्पिरेशन के पढ़े कि भाई हेक्सोकाइनेज के लिए मैग्नीशियम चाहिए, या आपने पढ़ा इनोलेज के लिए मैग्नीज चाहिए, है ना, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के लिए आपको आयरन कॉपर चाहिए, ऐसे पढ़े आपने। प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है कि अगर वो लूजली और टाइटली हेल्ड है तो उसके हिसाब से कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप आते हैं। फिर कोएंजाइम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक होते हैं। डिपेंड इस बात का, डिफरेंस इस बात का है कि लूजली अरेंज है या टाइटली हेल्ड है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक कोर के साथ, एक एपो एंजाइम के साथ एक चीज जुड़ी हुई है, दैट पार्ट इज सिग्मा फैक्टर। जब तक सिग्मा फैक्टर इस कोर के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक फंक्शनल आरएनए पॉलीमरेज नहीं बनेगा। ये क्या है, दिस इज एक्टिव। एक्टिव मतलब
फंक्शनल आरएनए पॉलीमरेज, फंक्शनल आरएनए पॉलीमरेज। और ये क्या है, अगर केवल ये वाला होता तो ये इनएक्टिव होता है ना। इसको एक्टिव बनाने के लिए को फैक्टर या सिग्मा फैक्टर, स्पेशली सिग्मा फैक्टर आएगा, को फैक्टर या सिग्मा फैक्टर का जुड़ना जरूरी है। ठीक है, तो ये एंजाइम का स्ट्रक्चर ब्रीफ में हो गया। अब एंजाइम के टाइप की बात करते हैं। इन प्रोकैरियोट में केवल वन टाइप का होता है, ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, और एक टाइप का आरएनए पॉलीमरेज सारे आरएनए बना देगा, दैट विल फॉर्म ऑल टाइप ऑफ आरएनए। मतलब बैक्टीरिया में कोई भी आरएनए बने, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए या कोई और भी बने, कोई भी आरएनए बने वो एक ही से बन जाएगा, ओनली वन टाइप का आरएनए पॉलीमरेज है। यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। इन यूकैरियोट्स अगर हम बात करेंगे तो यूकैरियोट के अंदर 3 टाइप के होते हैं, इनके नाम सेम, आरएनए पॉल 1, आरएनए पॉल 2, आरएनए पॉल 3। अब यहां से ये चीज माइंड में रखिएगा कि डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के 1 2 3 सेम रोमन में प्रोकैरियोट में है, आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के जो है वो यूकैरियोट में है। और डीएनए पॉलीमरेज अगर यूकैरियोट में है तो 5 टाइप के थे, और आरएनए पॉलीमरेज अगर प्रोकैरियोट में है तो 1 टाइप का है। तो कोई मतलब कंफ्यूजन हो रहा हो तो 10 बार याद करिए, लेकिन अल्टीमेटली एनसीईआरटी है, तो आप ये क्वेश्चन गलत करोगे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एनसीईआरटी की क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए, सीधे सीधे याद ही तो करना है, बस कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के 5 टाइप के, प्रोकैरियोट यूकैरियोट। आरएनए पॉलीमरेज 1 टाइप का 3 टाइप का, प्रोकैरियोट यूकैरियोट। अब 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट में हैं क्यों? क्योंकि यूकैरियोट में जो आरएनए बनते हैं वो अलग अलग टाइप के आरएनए होते हैं। जब अलग अलग टाइप के आरएनए होंगे तो उनके लिए आरएनए पॉलीमरेज भी अलग अलग चाहिए। मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो आरएनए कौन कौन से होते हैं? राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। अब राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है राइबोसोम में, और राइबोसोम में आपने 11th में पढ़ा होगा, राइबोसोम की सब यूनिट्स अलग अलग होती हैं। पहली बात तो राइबोसोम ही अलग होते हैं 70s टाइप के प्रोकैरियोट में और 80s टाइप के यूकैरियोट में। फिर 70s की 2 सब यूनिट होती हैं, 50 और 30s, और 80s की 2 सब यूनिट हैं, 60 और 40s। और फिर इनके अंदर इनका आरएनए और डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटीन्स मिलेगी। तो अभी मैं राइबोसोम तो नहीं पढ़ा सकता आपको, लेकिन वो आरएनए जो राइबोसोम में होते हैं वो जरूर आपको याद रखने हैं। कौन कौन से आरएनए हैं? सबसे पहले ये आएगा आरएनए पॉलीमरेज 1। अब ये यूकैरियोट का है, तो यूकैरियोट में ये कौन सा बनाएगा? राइबोसोमल आरएनए बनाएगा। और राइबोसोमल आरएनए कौन कौन से आएंगे? एक आएगा 28S टाइप का, एक आएगा 5.8S टाइप का, और एक आएगा 18S टाइप का। 3 टाइप के राइबोसोमल आरएनए कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है। ऐसे ही आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाता है? ये मैसेंजर आरएनए बनाता है। मैसेंजर आरएनए जब बनेगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा, आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे। मैसेंजर आरएनए जब यूकैरियोट में बनता है तो उसका नाम होता है एचएनआरएनए। अभी आप लिख लीजिए, आधे घंटे में आप एचएनआरएनए और एमआरएनए का डिफरेंस समझ लोगे। फिलहाल दोनों बातें एक ही होती हैं। और आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा? 3 जो करता है वो बनाएगा ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए 20 होते हैं, अलग अलग 20 टाइप्स के होते हैं, सारे यही बनाएगा। इसके अलावा एक राइबोसोमल आरएनए और होता है, उसे कहते हैं 5S राइबोसोमल आरएनए, तो ये बनेगा पॉलीमरेज 3 से। और एक होता है एसएन आरएनए, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये भी कहां से बनेगा? पॉलीमरेज 3 से बनेगा। तो पॉलीमरेज 3 टाइप के। आरएनए पॉलीमरेज 3 भी आरएनए बनाता है? हाँ, एक केवल 5S वाला, और नहीं। नीट का क्वेश्चन है आरएनए पॉलीमरेज 3, 5S आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड बाय यूजिंग द एंजाइम। तो आंसर आरएनए पॉलीमरेज 3 है, क्योंकि हम ये याद कर लेते हैं कि राइबोसोमल आरएनए है तो पॉल 1 होगा,
तो सारे राइबोसोमल आरएनए पॉल 1 से नहीं बनते, एक को छोड़ के बाकी सारे बनते हैं। जो एक छूट जाता है फिर वो ऑब्वियस सी बात है इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो आरएनए पॉलीमरेज 3 से बनेगा। दैट आरएनए इज 5SR आरएनए। डन। यस सर। तो आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर हो गया, आरएनए पॉलीमरेज के टाइप हो गए। ठीक, अब इसके अलावा और क्या क्या चाहिए आपको? ये तो मेन एंजाइम हो गया, ये प्रिंसिपल एंजाइम है ना, मेन एंजाइम। अच्छा, डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड ही होता है। मैंने किस तरीके से लिखा था, ये पहली रिक्वायरमेंट लिख देता हूँ, 1 2 3 4 कर दूंगा। ये फर्स्ट एंजाइम हो गया। नाउ सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? सेकंड डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है, और जो ट्रांसक्रिप्शन करने वाले हो वो बनेगा केवल एक स्ट्रैंड से, 3 to 5 जो टेम्पलेट है, नॉन कोडिंग स्टैंड है, यानी डीएनए को खोलना पड़ेगा। तो डीएनए के खोलने के जो तरीके हैं वो वैसे ही हैं जैसे डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे थे। सेम एंजाइम आपको चाहिए, मतलब डीएनए अनवाइंडेज चाहिए, डीएनए अनवाइंडेज या हेलिकेज था, और टोपो आइसोमरेज, टोपो टोपो आइसोमेरेज। इसकी जगह पे प्रोकैरियोट में एक ही था, डीएनए गाइरेज। इन सबका काम भी वही है, जो डीएनए रेप्लिकेशन में था वही ट्रांसक्रिप्शन में है। इसके अलावा और क्या था? इसके अलावा वहां फ्रैगमेंट्स को जोड़ना था, जो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हुई थी, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बने थे, तो वहां पे डीएनए लाइगेज चाहिए था। यहाँ फ्रैगमेंट बनते ही नहीं है, तो डीएनए लाइगेज नहीं आएगा। वहां पे डीएनए पॉलीमरेज 3 अपना काम खुद शुरू नहीं कर सकता था, इसलिए आरएनए का प्राइमर बनना था। आरएनए का प्राइमर जिस एंजाइम ने बनाया वो प्राइमेज था। यहाँ तो बनना ही आरएनए है, और आरएनए तो शुरू से लेके आखिरी तक अपना काम कर ही लेगा, तो यहाँ आरएनए का प्राइमर कोई अलग से तो बनेगा नहीं। बनाने वाला स्ट्रक्चर भी आरएनए, और जो शुरू करने वाला है वो भी आरएनए, तो आरएनए तो अपना काम शुरू भी कर लेगा और खत्म भी कर लेगा। तो अलग से आरएनए प्राइमर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन की जरूरत यहाँ भी है, एसएसबी प्रोटीन तो यहाँ भी चाहिए। तो ये अदर रिक्वायरमेंट्स हैं। और क्या क्या चाहिए आपको मेन एंजाइम के अलावा? तो आपको ये चाहिए अनवाइंडेज, हेलिकेज एंड टोपोआइसोमरेज। इनका काम वही है जो यूकैरियोट के अंदर था, निक क्रिएट करना और अनवाइंड करना। दोनों काम प्रोकैरियोट में एक ही एंजाइम से हो जाएंगे, दैट इज डीएनए गाइरेज। जब सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा तो वहां पे एसएसबी प्रोटीन आके बाइंड कर जाएंगी, सो दैट डीएनए थोड़ी देर के लिए सिंगल स्टैंडर्ड बना रहे, और मीनवाइल जो है वो डीएनए से आरएनए बन ही जाएगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो ही जाएगा। अब इसके बाद क्या चाहिए? इसके बाद लास्ट में एक चाहिए होगा, टर्मिनेशन करने के लिए एक फैक्टर चाहिए होता है, क्योंकि हमने ये बनाया कि भाई सीक्वेंस में टर्मिनेशन हो सकता है। टर्मिनेशन दो तरीके से होता है, एक कहलाता है फैक्टर की प्रेजेंस में, एक फैक्टर की एब्सेंस में। जो फैक्टर है वो रो फैक्टर है, रो, RHO। रो आप ग्रीक लैंग्वेज में कहीं पढ़ते हो, फिजिक्स में कहीं पढ़ते हो, तो रो पे डिपेंडेंट होता है। एक कहते हैं टर्मिनेशन को रो डिपेंडेंट, और एक होता है रो इंडिपेंडेंट। फिलहाल एनसीईआरटी में जो दिया है वो रो डिपेंडेंट दिया है, तो हमें एक रो फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। रो को आप पी के जैसा बनाते हो, दिस इज कॉल्ड रो, RHO, रो फैक्टर। और रो फैक्टर क्यों चाहिए? दिस इज रिक्वायर्ड फॉर टर्मिनेशन। फिर आपको, क्योंकि बनाना आरएनए है, अगर आपको आरएनए बनाना है तो फिर आपको क्या चाहिए? आरएनए किसका पॉलीमर होगा? आरएनए होगा राइबो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर। जैसे वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड थे, वैसे यहाँ पे भी आपको मोनोमर्स चाहिए। आरएनए बनाने के लिए मोनोमर तो चाहिए, तो मोनोमर्स क्या होंगे? अब मोनोमर्स आपके पास स्मॉल डी नहीं लगाओगे, क्योंकि हम आरएनए बना रहे हैं। आरएनए बना रहे हो तो राइबो आएगा, तो एटीपी चाहिए आपको, है ना, जीटीपी आपको चाहिए, सीटीपी आपको चाहिए। और अब क्योंकि आरएनए है तो थायमीन की जगह यूरेसिल आएगा, तो यूटीपी चाहिए। वहां पे क्या था? स्मॉल डी एटीपी था, बिकॉज वहां डीऑक्सी एडेनोसिन चाहिए था। डीऑक्सी एडेनोसिन, डीऑक्सी गोनोसिन, डीऑक्सीसाइटिडीन एंड डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे डीऑक्सी वर्ड हट जाएगा तो स्मॉल डी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बनने वाला स्ट्रक्चर आरएनए है, और आरएनए में राइबोज होती है, तो डीऑक्सी वर्ड नहीं आएगा, और थाइमीन की जगह यूरेसिल आएगा, तो टीटीपी की जगह यूटीपी लेना है। तो आपको मोनोमर चाहिए, और काम इनका भी वही है, डुअल पर्पस।
डुअल पर्पस का मतलब ये हुआ कि ये मोनोमर का तो काम करेंगे ही करेंगे, मोनोमर के अलावा ये एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे, है ना, एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज मतलब थोड़ा थोड़ा सा सेम है डीएनए रेप्लिकेशन के जैसा, कुछ मायने में ये अलग है। तो जहाँ पे जो अलग चीजें हैं वो अलग याद करनी है, जो सेम है सर वैसे यहाँ पर रो वो फैक्टर सेम की याद जरूरत करना। क्यों पड़ रही है? रो टर्मिनेशन के लिए चाहिए, अभी हम समझेंगे मैकेनिज्म के हिसाब से। बिना रो के भी टर्मिनेशन हो सकता है, लेकिन दो टाइप का ही होता है टर्मिनेशन, रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट। एनसीईआरटी ने जिसको डिस्कस किया है वो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन है, तो हमने लिख ही दिया कि भाई रो फैक्टर चाहिए। तो सर बीच वाले जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उसमें और कोई फैक्टर नहीं चाहिए? बीच वाला कौन सा? सर मतलब अनवाइंडेज जिसमें वर्क करता है और अनवाइंडेज तो टोपोइसोमरेज। खोलने के लिए चाहिए ना, वो तो आएगा ही आएगा। अभी बना देता हूँ आपको डायग्राम सब। ये हो गया। ये फिलहाल मैंने वो सारी रिक्वायरमेंट लिख दी इन ब्रीफ जो आरएनए बनाने के लिए हमें चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए चाहिए। अब ये होगा कैसे? अब इसको ऐसे समझो, ये सर डीएनए है। बोलो। सर एनसीईआरटी में लिखा था कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अनवाइंडिंग का काम भी करता है। आरएनए पॉलीमरेज अनवाइंडिंग का तो काम जो करेगा ना, तो उसके लिए आपको अनवाइंड में, जैसे कि अभी हम डीएनए को खोलेंगे तो डीएनए में जहां से शुरू होगा, जैसे वहां तक डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, ऐसे अगर यहाँ पे कहा जाए कि भाई आरएनए कहाँ से बनना शुरू होगा, तो आरएनए बनना शुरू होगा टीएसएस साइट से, यहीं से तो बनेगा, ग्रीन लाइन तो यहीं से शुरू होगी ना। इससे पहले तो कुछ आरएनए नहीं बनाया ना आपने। तो आरएनए पॉलीमरेज में जो आरएनए है वो एक्चुअली बाइंड प्रमोटर पे करेगा। जो कोर और सिग्मा फैक्टर जो भी आपने आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर बनाया, वो इस पे प्रमोटर पे बाइंड करेगा। हालांकि प्रमोटर पे बाइंड करने के बाद वो तुरंत आरएनए बनाना शुरू नहीं करेगा। ये जो 10 न्यूक्लियोटाइड है -10, ये खाली जाएंगे। जैसे ही वो 0 से आगे जाएगा, वो रेड से जो है वो ग्रीन लाइन बनना शुरू हो जाएगी, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और तब तक होगा जब तक टर्मिनेशन नहीं आ जाता। अब चाहे इसमें 2 जीन आए, 10 आए, 50 आए या 1 आए, होगा ये सारा का सारा अपने आप। ठीक है, अब इसको डायग्राम से आपको दिखाता हूं, तो आपको कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं वो समझ में आ जाएंगी। डीएनए कैसा होता है हमारा? डीएनए तो आपको पता ही है कि डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड होता है, लाइक दिस, है ना। डीएनए तो सबको पता है कि डीएनए ऐसे ही होगा। अब ये डीएनए खुलेगा, खुलेगा कहाँ पे? कैसे पता चलेगा कि डीएनए कहाँ से खोलना है? वही, हर एक आरएनए पॉलीमरेज को पता है कि कहाँ पे जाके मुझे बाइंड करना है, प्रमोटर कहाँ पे लोकेट है। प्रमोटर की लोकेशन सब जगह फिक्स होती है। जैसे हम ई कोलाई को लेके पढ़ने वाले हैं, तो ई कोलाई में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो पता है कि -10 रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, -10 पहचानने की जगह है, पहचानने का सीक्वेंस है, जिसके 10 न्यूक्लियोटाइड के बाद से आरएनए बनना अपने आप शुरू हो जाएगा। तो इसलिए उसको बोल दिया, प्रमोटर सीक्वेंस को नाम दे दिया -10 रिकॉग्निशन सीक्वेंस। -10 न्यूक्लियोटाइड पे रिकॉग्नाइज करने का सीक्वेंस जो है, वो जो बेस है वो -10 कहलाता है। तो जब ये खुलेगा तो पूरा एक साथ नहीं खुलता, ये लूप के जैसा खुलता है। अब लूप के जैसा कैसा होगा? जैसे बुक में आप डायग्राम देखोगे तो 3-4 बने हुए हैं, हम केवल एक ही से समझ लेते हैं। लाइक ये है, ये ऐसे होगा। अगर मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये 3 है, तो ये 5 होगा। ये डीएनए हमारा काम का है। दूसरा डीएनए कैसा होगा? दूसरा हमारा काम का नहीं होगा। काम का नहीं होगा तो ये ऐसा आएगा। तो ये 3 है, तो ये 5 हो गया। तो यानी कि ऊपर वाला हमारा क्या हुआ? ऊपर वाला जो हमारा है, ये हमारा टेम्पलेट है। टेम्पलेट मतलब कोडिंग। और नीचे वाला तो कुछ यूज होगा ही नहीं, नॉन कोडिंग। ठीक। तो ऊपर वाले पे अब ये खोला कैसे गया होगा? यहाँ पे वही निक क्रिएट किया गया होगा। ये सारा काम सेम रहेगा शुरू में, कि यहाँ पे एक निक क्रिएट किया गया है। निक क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए होगा आपको? प्रोकैरियोट का हम बना रहे हैं, इकोलाई में हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डीएनए गाइरेज चाहिए। दिखेगा ग्रीन से आपको, विजिबल है? बुक में इतना डिटेल नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप अगर विजिबल है पढ़ोगे, सर। हाँ, तो ये डीएनए गाइरेज है। फिर इस डीएनए को उल्टा घुमाया गया होगा। अगर डीएनए राइट हैंडेड कॉइलिंग होता है, तो जब आप डीएनए को लेफ्ट हैंडेड घुमाओगे
तो ये अपने आप खुल जाएगा। जैसे रस्सी अगर ऐसे कॉइल है तो रस्सी को पकड़ के उल्टा घुमा दो तो रस्सी अपने आप खुल जाएगी। तो इसको उल्टा घुमाने के लिए क्या चाहिए होगा? इसको उल्टा घुमाने के लिए आपको चाहिए डीएनए अनवाइंडेज, या अलग से लिखोगे तो लिख लीजिए, वरना तो कोई ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। डीएनए गायरेज लिखने का मतलब ही है कि अनवाइंड और निक दोनों काम किए गए होंगे, है ना। तो अगर आप नहीं भी, क्योंकि प्रोकैरियोट पे तो डीएनए गायरेज इकलौता होता है जो दोनों काम कर देगा, वो उल्टा भी घुमा देगा और वो गैप भी क्रिएट कर देगा। तो उस हिसाब से ये हो गया। अब क्या आएगा? जब ये सिंगल स्टैंड बनेगा तो यहाँ पे आ जाएंगी कुछ प्रोटीन्स जो इसको थोड़ी देर के लिए रोक के रखेंगी। ये हो गई आपकी एसएसबी प्रोटीन्स, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स, एसएसबी प्रोटीन। तो ये एक निक फॉर्मेशन यहाँ भी हो गया, जैसे वहां डीएनए में निक बना था वैसे यहाँ हो गया। अब क्या होगा? अब आप इमेजिन करो इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के हिसाब से कि आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे कहीं पे ये टीएसएस साइट होगी, ये टीएसएस है। तो यहाँ पे ये कहीं प्रमोटर होगा -10। तो -10 हमारा क्या है? -10 हमारा प्रमोटर है। प्रमोटर क्या है? -10 रिकॉग्निशन, पहचानना, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। आरएनए पॉलीमरेज इसी को पहचानेगा, उसे नहीं पता कि क्या करना है, उसे सिर्फ ये पता है कि 10 न्यूक्लियोटाइड पहले मुझे आके यहाँ पे जुड़ना है। फिर ये 10 न्यूक्लियोटाइड का गैप आएगा, टीएसएस साइड से इधर की तरफ, राइट साइड की तरफ जीन कॉपी होता जाएगा तब तक जब तक कि यहाँ पे टर्मिनेशन नहीं आता। ये हमारा टर्मिनेशन का पॉइंट है। ठीक है, तो मैंने वो सारी चीजें लिख दी जो डायग्राम में आप बना सकते हैं। अब होगा क्या? पहले आता है ट्रांसक्रिप्शन का। हर प्रोसेस के 3 ही स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। प्रोसेस शुरू कैसे होगा, प्रोसेस एक्सटेंड कैसे होगा, और प्रोसेस खत्म कैसे होगा। और इन जनरल भी अगर आप अपनी डेली लाइफ का भी कोई काम है तो सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सी चीज होती है? इनिशिएशन, इलोंगेशन या टर्मिनेशन? सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग इनिशिएशन। हर चीज का इनिशिएशन करना मुश्किल होता है। अगर एक बाइक का इंजन स्टार्ट हो रहा है तो वो सबसे मुश्किल काम है। स्टार्ट होने के बाद वो चलता तो अपने आप जाएगा, बीच में तेल बंद भी कर दोगे तो भी गाड़ी चलती जाएगी। रोकने के लिए आपको केवल ब्रेक लगाने हैं, या एक बड़ा सा गड्ढा आ जाएगा तो अपने आप गाड़ी गिर के रुक जाएगी। लेकिन शुरू करने के लिए आपको सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा मैन पावर, या कोई भी चीज जो आप किसी भी प्रोसेस में समझ सकते हो। आगे भी आप पढ़ोगे, जैसे आपने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा तो इनिशिएशन मुश्किल था। आरएनए पॉलीमरेज का आरएनए प्राइमर भी लेके आओ, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज खुद अपना काम शुरू ही नहीं करेगा। और गायरेज, एसएसबी, निक क्रिएट करना, वो सब तो तमाशा रहेगा ही रहेगा। ऐसे यहाँ पे भी है कि अब यहाँ पे डीएनए की जगह आरएनए पॉलीमरेज आएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर क्या है? आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर ये है कि वो कोर वाली यूनिट भी है और सिग्मा फैक्टर भी है। तो कोर अलोंग विथ सिग्मा वो कहां बाइंड करेगा? वो -10 पे आके बाइंड करेगा, वो -10 को पहचानेगा। मैं ये अलग से जो छोटा सा सर्किल बना रहा हूं, ये सिग्मा फैक्टर है। तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ? ये पूरा का पूरा आरएनए पॉलीमरेज हुआ। इस आरएनए पॉलीमरेज में जो छोटा सा बबल बना है, यानी जो सिग्मा फैक्टर है, वो क्या काम करता है? वही एक्चुअली प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है ना। पीछे ये रहा ना सिग्मा फैक्टर। तो इस सिग्मा फैक्टर का काम क्या है? इसी का काम है, इट रिकॉग्नाइजेस द प्रमोटर सीक्वेंस। जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो कोर में होती है। कोर का काम क्या है? कोर का काम है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए फॉर्मेशन। आरएनए बनाने के लिए तो कोर चाहिए, जीरो से भी। अगर आरएनए जीरो से भी बनेगा तब भी कोर चाहिए। लेकिन आरएनए कहां से बनेगा? जीरो से बनेगा, वो समझ में आता है। बनेगा कहां से? वो कौन पहचानेगा? वो सिग्मा फैक्टर पहचानेगा। तो सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विद सिग्मा फैक्टर ये बाइंड कहां करेगा? ये प्रमोटर पे बाइंड करेगा। प्रमोटर पे बाइंड करने के बाद ये कुछ डिस्टेंस, ये जो 10 न्यूक्लियोटाइड है, ये ट्रेवल करेगा, ये इसको खिसकेगा यहाँ पे। लेकिन इसमें वो कुछ ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस चीज ट्रांसक्रिप्शन टीएसएस साइट के बाद होता है। जैसे मान लीजिए अगर ये है कि लाइक आप कैल्विन में कभी एडमिशन लेने आए होंगे 2 साल पहले, तो मे बी आपके ब्रदर या आपके सिस्टर या आपके फादर मदर आपके साथ आए हो।
तो आपके फादर मदर या ब्रदर सिस्टर जो भी आपका गार्जियन बन के आया होगा, तो जो गार्डियन आया है आपके साथ, वो किस काम के लिए आया? वो केवल केल्विन को पहचानने आया। कहीं ना कहीं पता है उन्हें कि आपको शायद केल्विन की चीजें ना समझ में आए, लेकिन आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस उनको है, इसलिए वो आपको लेके आए। तो उनका काम केवल रिकॉग्नाइज करने का है। उसके बाद क्या होगा, एक दो दिन वो छोड़ने भी आपको आएंगे। ऐसा नहीं कि पहले दिन एडमिशन करा के छोड़ देंगे। एक दिन ये भी देखने आएंगे कि आप पहुंच रहे हो नहीं पहुंच रहे हो, आपको छोड़ने भी बार बार आया जाएगा, है ना। तो उन दोनों में आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आप केवल ट्रायल क्लासेस की फॉर्म में केल्विन ले रहे हो। फिर उसके कुछ दिनों के बाद आपको जो है वो अकेले छोड़ दिया जाएगा पढ़ने के लिए, कि आप 2 साल पढ़ो, यानी कि अपना काम करो। तो काम कहाँ से करना है? टीएसएस साइट के बाद, यानी केल्विन में आके आपको 2-3 क्लासेस के बाद पढ़ाना प्रॉपरली शुरू कर दिया जाता है। लेकिन इस बात को पहचाना किसने? वो आपके साथ जो आया उसने पहचाना, वो आपको पहचान के देके छोड़ के चला गया। तो यही चीज यहाँ पे भी है। आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा फैक्टर है, वो प्रमोटर को केवल रिकॉग्नाइज करेगा, इसीलिए वो आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विद सिग्मा फैक्टर ये ब्लॉक करेगा, ये बाइंड करेगा प्रमोटर वाले सीक्वेंस से, प्रमोटर वाली जगह पे। टीएसएस साइट को वो केवल एक स्पेल चेकर के तरीके से रीड करेगा, अपना पेस मेंटेन करेगा। जैसे ही बुक में सब्सिक्वेंट डायग्राम बने हैं, मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूँ, क्योंकि इतना डायग्राम बार बार बनाएंगे तो टाइम लगेगा। बुक में आप देखोगे तो एक डायग्राम खोल के दिखाया, फिर एक डायग्राम के प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विद सिग्मा फैक्टर ज्वाइन कर गया। फिर तीसरे डायग्राम में क्या है कि सिग्मा फैक्टर, जैसे ही सिग्मा फैक्टर इस टीएसएस साइट पे पहुंचेगा, होगा क्या कि आरएनए पॉलीमरेज तो यहाँ पे आ गया, ये तो आरएनए पॉल है, ये रहेगा। जो सिग्मा फैक्टर है वो रिलीज हो गया, ये रिलीज हो जाएगा, इसका काम खत्म। जो सिग्मा फैक्टर है वो अलग हो गया, केवल आरएनए पॉलीमरेज है। और अब क्या होगा? अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? इस पूल में से जो है वो जितने भी आप कह सकते हो कि जो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है वो ले आएगा, और लाते लाते ये कॉपी करते करते जो है वो इसको आगे तक लेके जाएगा। एमआरएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के बाद यहाँ से बनता जाएगा। ये आरएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में मूव करता जाएगा, जैसे जैसे वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा वैसे वैसे एक एमआरएनए बनता चला जाएगा। तो ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन हुआ। और ये कब तक होगा? जब तक यहाँ पे रो फैक्टर नहीं आता। अब लास्ट में आप क्या देखोगे? लास्ट में मान लीजिए क्या है कि ये ब्लैक लाइन जो है वो एक्सटेंड करती जा रही है, आगे से ये खुलता जा रहा है, ये एक्सटेंड करता जा रहा है। अब क्या होगा? टर्मिनेशन कब होगा? कि टर्मिनेशन कुछ ऐसे होगा कि यहाँ पे इस, जैसे ये पूरा जो पेज आपको दिख रहा है व्हाइट, जो स्क्रीन नजर आ रही है, ये साइटोप्लाज्म है। ई कोलाई में अगर आपसे कहा जाए कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, तो आंसर क्या आएगा? बताओ। अगर पूछा जाता है कि ई कोलाई में डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा, तो आंसर क्या करोगे? साइटोसोल। साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा? सेम साइट। सेम साइट है, क्योंकि ई कोलाई में तो कोई सेल ऑर्गेनेल है ही नहीं, कोई झंझट ही नहीं है। ई कोलाई में डीएनए का रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, या इसके बाद अभी हम ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन कैसे बनेगी वो पढ़ेंगे। सारी चीजें होनी कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म। यूकैरियोट में सोच के देखो, यूकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है, तो डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होगा। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस। डीएनए तो न्यूक्लियस में ही है, बना तो डीएनए से ही रहेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा? न्यूक्लियस में। ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होगी? वो साइटोप्लाज्म में, क्योंकि जो एमआरएनए अभी आप बना रहे हो ना, ये न्यूक्लियस से बाहर आता है, और फिर बाहर आने के बाद कुछ घंटों के अंदर, डिपेंड करता है, ई कोलाई में तो तुरंत हो जाता है, बैक्टीरिया में तो तुरंत हो जाएगा, कोई गैप नहीं आता। यूकैरियोट के अंदर इसका लाइफ स्पैन 48 घंटे का है। 48 घंटे में ये कभी भी एमआरएनए प्रोटीन बना सकता है। तो केवल चेंजेस, ये सेल के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के भी हो सकते हैं, क्योंकि आप सेल ऑर्गेनेल के हिसाब से सेल में पढ़ते हो, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टर्म है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए सिंथेसिस एंड ऑल। तो एमआरएनए ऐसे ही आएगा। अब ये मान लीजिए ये व्हाइट जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये सेलुलर पूल है, ये साइटोप्लाज्म है। तो इसी साइटोप्लाज्म में रो फैक्टर भी होगा बैक्टीरिया के हिसाब से। तो रो फैक्टर क्या करेगा? रो फैक्टर जो है वो टर्मिनेशन से जाके बाइंड कर जाता है। ये टर्मिनेशन का रीजन है ना, यहाँ पे आके रो फैक्टर बाइंड कर जाएगा। रो फैक्टर ने इस जगह को घेर रखा है, ये रो फैक्टर है। अब जब रो फैक्टर यहां बाइंड कर जाएगा तो होगा क्या? होगा ये कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, जो चलते चलते यहां तक आ गया, ये इसके आगे नहीं जा सकता, यहां तो नहीं जा सकता ना, ये स्टॉप कर जाएगा। और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज
आगे जा ही नहीं सकता, इसका मतलब जो ये mRNA ये अलग हो जाएगा। आपकी बुक के हिसाब से mRNA जो है वो यहाँ से नीचे निकलते हुए दिखा दिया गया, ये mRNA। तो mRNA यहाँ से अलग हो गया, फिर RNA पॉलीमरेज अलग हो गया, रो फैक्टर अलग, डीएनए फिर से कॉइल हो जाएगा, सिग्मा फैक्टर तो पहले रिलीज हो चुका था। तो इस तरीके से सीक्वेंस होगा। सबसे पहले इनिशिएशन है, इनिशिएशन में क्या करना है, पहले डबल स्टैंडर्ड डीएनए को खोलना है, उसके लिए डीएनए गाइरेज चाहिए। अब कहां से खोलोगे, टीएसएस साइट में प्रमोटर से कुछ डिस्टेंस पहले खोल दिया जाता है, फिर जो सिंगल स्टैंडर्ड बने हैं उन पे एसएसबी प्रोटीन आके बाइंड कर जाएंगी, ताकि थोड़ी देर तक ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वाला जो लूप है, हेयर पिन के जैसा, ये लूप के जैसा दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर बैलून के जैसा बीच में ये खुला रहे, बना रहे। अब इनिशिएशन शुरू होगा। इनिशिएशन में सबसे पहले जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अलोंग विद सिग्मा फैक्टर कहां बाइंड करेगा, वो प्रमोटर पे जाके बाइंड कर जाएगा। प्रमोटर पे बाइंड करने के बाद ये जस्ट लाइक ए स्पेल चेकर, ये 10 न्यूक्लियोटाइड की डिस्टेंस को कवर करेगा। जैसे ही टीएसएस पे आरएनए पॉलीमरेज पहुंचेगा, आरएनए पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर अलग हो जाएगा और केवल आरएनए पॉलीमरेज का कोर वाला पार्ट बचा रह जाएगा, है ना। हमने अगर सिग्मा फैक्टर रिलीज कर दिया तो हमने क्या छोड़ दिया, हमने केवल यहाँ पे कोर को छोड़ दिया, ये कोर है, सेंटर वाला पोर्शन। अब ये कोर क्या करेगा, ये साइटोप्लाज्म है ही आपकी पूरी किताब, ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसमें ऑलरेडी अगर कहा जाए तो इसमें 4 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर तो है ही। इसमें यहाँ पे मान लीजिए एटीपी भी है, यहीं पे जीटीपी भी है, यहाँ पे सीटीपी भी है, यहाँ पे यूटीपी भी है, सब यहीं पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि आरएनए पॉलीमरेज रेड के सामने ब्लैक, यानी अगर रेड पे ए है तो ब्लैक पे क्या आएगा, जीटीपी। अगर यहाँ पे सी है तो सामने क्या आएगा, सी यानी किससे पेयर करेगा, यूटीपी। अगर यहाँ पे जी होगा तो क्या आएगा, एटीपी। अगर यहाँ पे ऊपर टी होगा तो क्या आएगा, सीटीपी, क्योंकि टी होगा डीएनए थाइमीन के साथ, आरएनए यूरेसिल के साथ। उस चेंज को ध्यान में रख के जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल है उसके हिसाब से ब्लैक वाली लाइन बनती जाएगी और ब्लू वाला जो आरएनए पॉलीमरेज है वो रेड लाइन पे स्लाइड करता हुआ चलता चला जाएगा। कब तक चलेगा, जब तक टर्मिनेशन नहीं होता। टर्मिनेशन कैसे होगा कि आगे जो एक सीक्वेंस है उसको ब्लॉक कर रखा है रो फैक्टर ने, तो रो एक टर्मिनेशन का फैक्टर है जो टर्मिनेशन सीक्वेंस पे जाके पहले से बाइंड करके रखा हुआ है। तो जब तक आरएनए पॉलीमरेज रेड लाइन पे चलता जा रहा है, नीचे ब्लैक लाइन बनती जा रही है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर के पास पहुंचेगा, क्योंकि रो ने उस डीएनए को ब्लॉक कर रखा है, उस जगह को घेर रखा है, तो आरएनए पॉलीमरेज रो को हटा के तो आगे जा नहीं सकता, आरएनए पॉलीमरेज वहीं अपना काम खत्म कर देगा। एमआरएनए इस लूप से बाहर निकल आया, आरएनए पॉलीमरेज अलग हो गया, रो बाद में खुद अलग हो जाएगा, डीएनए दोबारा से कॉइल करके डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में हुआ ये कि आपके पास एक एमआरएनए बन के आपको मिल गया। एमआरएनए हो, टीआरएनए, आरआरएनए जो भी है वो मिलके आ गया। अब क्योंकि ये ई कोलाई का है तो ई कोलाई में हमने यहाँ पे पॉलीसिस्ट्रॉनिक लिखा हुआ है। अगर ई कोलाई का डायग्राम है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आपने यहाँ पे सिस्ट्रॉन बनाया, जो आपने यहां से लेके यहां तक जो बनाया है, ये क्या है, ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक ही तो है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन है। अभी आपने आज की क्लास तो यहीं से शुरू की है। तो इसका मतलब है कि जो एमआरएनए बनेगा वो एक जीन की इंफॉर्मेशन नहीं कैरी करेगा, ये किसकी इंफॉर्मेशन कैरी करे, मल्टी। तो ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए हो जाएगा, है ना। तो एमआरएनए भी कैसा हो गया, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अगर मान लीजिए कि ऊपर 4 जीन है तो 4 जीन का आरएनए एक साथ बनेगा एक ही लाइन में। क्यों बनेगा, उसका सिंपल रीजन है, बीच में टर्मिनेशन नहीं आया। अगर टर्मिनेशन एक जीन के बाद आ जाता तो एक एमआरएनए बन जाता, अगर 10 जीन के बाद आएगा तो 10 जीन का कॉमन एमआरएनए बनेगा। और ये डिफरेंस प्रोकैरियोट यूकैरियोट का है कि यूकैरियोट के अंदर मोनोसिस्टोनिक है तो आरएनए भी एक ही वाला बनेगा, मोनोसिस्टोनिक आरएनए। प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्टोनिक जीन्स होते हैं तो आरएनए भी पॉलीसिस्टोनिक आरएनए ही बनेगा। डन। ये हो गया हमारा टॉपिक पूरा, क्या, ट्रांसक्रिप्शन, है ना। और पिछली स्लाइड एक बार कर दीजिए। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, ट्रांसक्रिप्शन होगा बैक्टीरिया है तो साइटोप्लाज्म आंसर आएगा, और अगर यूकैरियोट है तो न्यूक्लियस आंसर आएगा। सर इससे भी पिछली। डन सर। हो गया, है ना। दिस occurs in cytoplasm.
अगर प्रोकैरियोट है तो, या न्यूक्लियस अगर यूकैरियोट है तो। सर इसमें नीचे वाला कोडिंग होगा ना? नीचे वाला नॉन कोडिंग होता है। नहीं नहीं, नीचे वाला कोडिंग होगा। हाँ मैंने, अच्छा ऊपर। ये हाँ, ठीक है ठीक है, गॉट इट। ये नीचे वाला जो है वो कोडिंग है, और ये ऊपर वाला नॉन कोडिंग है ना। कोडिंग का जो सीक्वेंस है वो आरएनए का सेम है, केवल टी और यू का चेंज आएगा। इन दोनों के अलावा भी कोई ऑप्शन हो सकता है क्या? और सोच के देखो। जैसे आपने लिखा कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, तो प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोट के न्यूक्लियस में। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन कहीं और हो सकता है? किसी और जगह यूकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की कोई और साइट हो सकती है न्यूक्लियस के अलावा? बताओ, ऐसे बताओ, यूकैरियोट में डीएनए न्यूक्लियस के अलावा कहीं और है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में है, और अगर प्लांट्स होंगे तो प्लास्टिड में है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड सेमी ऑटोनॉमस होते हैं ना, उनके पास अपना डीएनए होता है। प्लास्टिड का स्ट्रक्चर मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में पढ़ाया था, क्लोरोप्लास्ट का। और माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन सेल में तो आपने पढ़ा ही होगा। भाई जहां डीएनए होगा वहां आरएनए बनेगा ही बनेगा। तो डीएनए यूकैरियोट में कहाँ होता है? 3 जगह होता है। प्लांट सेल के हिसाब से प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। और एनिमल सेल होगा तो केवल माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। तो यानी ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कहते हैं ना कि क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करना हो तो, और करना एनसीईआरटी से ही है, तो ढूंढो फिर चीजें कहाँ कहाँ ढूंढोगे आप। तो नॉर्मली तो ट्रांसक्रिप्शन इन जनरल आपसे पूछा जाएगा तो सामने आंसर है, प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोट के न्यूक्लियस में। बट यूकैरियोट में न्यूक्लियस के अलावा अगर और कोई जगह है तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये सब भी हो सकते हैं। ऐसे भी आ सकता है, एनिमल सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कितनी जगह पे होगा? तो 2, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। प्लांट सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कितनी जगह होगा? 3, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कितनी जगह होगा? 1, साइटोप्लाज्म। चाहे फोटोसिंथेसिस करे या ना करे, वो तो साइटोप्लाज्म में ही होना है। फंगी में कितनी जगह होगा? नंबर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन साइट्स इन फंगी। बताओ, किसी फंगी के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कितनी जगह देख सकते हो? फंगी में भी 2 ही आंसर आएगा। फंगी में प्लास्टिड तो होते नहीं, बट माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ना। फंगी यूकैरियोट है, अगर यूकैरियोट है तो न्यूक्लियस भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, खाली प्लास्टिड नहीं होंगे। तो फंगी में 2 आंसर हो जाएगा, एनिमल में भी 2 ही था। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर आपको यही लगेगा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी पढ़ा और पूछा केवल ये। बट एक फैक्ट ये है कि नीट में ये तो ना लिखा है कि कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज से ही क्वेश्चन आएगा, सिंपल चीज से भी आ सकता है। और मॉलिक्यूलर बेसिस के 7 से 8 क्वेश्चन आने ही आने हैं, वो पिछले सारे एग्जाम के पेपर उठा के देख लो, हर बार 6 to 7 क्वेश्चन का इंडिविजुअल वेटेज इस चैप्टर का है। 6 to 7 का इससे पहले वाले का, मतलब जेनेटिक्स के 2 चैप्टर 12 क्वेश्चन आपको दे के ही जाएंगे। ज्यादा दे सकते हैं, कम नहीं देंगे। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो आरएनए बन गया, ब्लैक लाइन जो हमने बनाई एमआरएनए, ये मैंने पॉलीसिस्टोनिक लिखा क्योंकि ये प्रोकैरियोट का है। और अगर ये यूकैरियोट का होता तो क्या होता? मोनोसिस्टोनिक होता। कितना क्लियर है? अगर ये पॉलीसिस्टोनिक यानी प्रोकैरियोट का है तो ये जो आरएनए है वो इमीडिएटली किस में चला जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन में चला जाएगा, सॉरी ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस में चला जाएगा। उसके 2 रीजन है।
पहली चीज ये कि प्रोकैरियोट में जहां पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वहीं ट्रांसलेशन होना है, यानी साइटोप्लाज्म। कोई भी चीज साइटोप्लाज्म से कहीं और तो जानी नहीं है, साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसक्रिप्शन होगा और आगे साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसलेशन होने वाला है। तो इसका मतलब है कि वो तुरंत भी हो सकता है, बिना किसी चेंज के भी हो सकता है। दूसरा रीजन ये है कि बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन होता ही 20 मिनट का है, तो 20 मिनट में तो उसे अपने सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पूरे करने होते हैं, तो कोई टाइम लैप्स भी नहीं आता। ऐसा भी नहीं है कि ट्रांसक्रिप्शन आज हो गया ट्रांसलेशन कल पर होगा, तुरंत का तुरंत होगा। तो अब इसके आगे चलते हैं। इन प्रोकैरियोट्स, यहां क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन is immediately followed by translation, ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। तुरंत हो जाएगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोडक्ट है, जो mRNA बना, दैट इमीडिएटली अंडरगोज टू फॉर्म प्रोटीन। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन में आपने बायोमॉलिक्यूल में पढ़े होंगे, 4 अलग अलग लेवल होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड है, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है, फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी बनता है। तो जो ट्रांसलेशन से बनेगा वो क्या कहलाता है, केवल पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसके बाद और काम होंगे, तब जाके प्रोटीन अलग अलग मॉडिफाई होंगी। तो एमआरएनए तुरंत का तुरंत किस में चेंज हो जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में यूज हो जाएगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस तुरंत हो जाएगी, और दोनों की लोकेशन भी सेम है ना, बोथ। फिर आपने ऐसे लिखना चाहिए था कि ट्रांसलेशन इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ट्रांसलेशन, यही तो ठीक है। ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन पहले आना चाहिए था। अच्छा, ट्रांसलेशन इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ट्रांसक्रिप्शन, ऐसा लिखना चाहिए। यस सर। ट्रांसक्रिप्शन उतना तो पूरा चेंज करना पड़ेगा। अब ऐसे कर देता हूँ, ट्रांसक्रिप्शन इमीडिएटली फॉलोज, इसको हटा दो, सेंटेंस को एक्टिव वॉइस की जगह पैसिव वॉइस में कर देता हूँ, तब ठीक हो जाएगा ना। इमीडिएटली फॉलोज ट्रांसलेशन, अब ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन इमीडिएटली फॉलोज ट्रांसक्रिप्शन, और दोनों कहाँ होते हैं, दोनों साइटोप्लाज्म में, बोथ अकर्स इन साइटोप्लाज्म। तो वो भी नहीं है ना। बट क्योंकि जो टॉपिक पढ़ना है आपको वो ये पढ़ना है, इन यूकैरियोट, यूकैरियोट में डिफरेंसेस हैं। ये केवल एक टॉपिक है पहला जो आपको पढ़ना ही यूकैरियोट का है। इस टॉपिक में आप जो भी पढ़ोगे वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट के लिए अप्लाई होगा। आपने शुरू में डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा प्रोकैरियोट का, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा प्रोकैरियोट का, आगे ट्रांसलेशन पढ़ोगे प्रोकैरियोट का, जीन का रेगुलेशन पढ़ोगे प्रोकैरियोट का। सब कुछ आपके बुक में ई कोलाई के बारे में ही दिया है। केवल ये टॉपिक ऐसा है जो स्पेशली यूकैरियोट के लिए अप्लाई होगा, ये प्रोकैरियोट में होगा ही नहीं। तो इसीलिए लिखा है कि बट इन यूकैरियोट। अब यहाँ पे क्या है, पहला चेंज, फर्स्ट पॉइंट, कि जो ट्रांसक्रिप्शन है ये कहाँ पे हुआ, इन न्यूक्लियस, और जो ट्रांसलेशन है वो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। इसका मतलब ये हुआ कि एमआरएनए comes out from nucleus, न्यूक्लियस से बाहर आएगा और जाएगा कहाँ, comes out from nucleus and goes into साइटोप्लाज्म। अब ऐसा होने के लिए टाइम लगेगा, तो तुरंत नहीं हो सकता, पहला रीजन नहीं है ना। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा ये कि जो एमआरएनए है, एमआरएनए को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के बाद बना, तो
एमआरएनए कैसा होगा? एमआरएनए को बोला जाता है प्राइमरी। प्राइमरी मतलब पहला। ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोडक्ट है तो क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्ट कहलाता है। इसी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को आप क्या बोलते हो? दिस इज कॉल्ड, अभी मैंने लिखा था ना एचएनआरएनए, हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए, यानी एचएनआरएनए, स्मॉल एच स्मॉल एन कैपिटल आर कैपिटल एन कैपिटल ए। तो जो एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन के तुरंत बाद बना यूकैरियोट में, उसको हम क्या नाम देते हैं? एचएनआरएनए बोलते हैं। एमआरएनए और एचआरएनए में डिफरेंस हो गया। एचएनआरएनए क्या है? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है। और फिर एमआरएनए क्या होगा? अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एमआरएनए टर्म यूकैरियोट में कब यूज करोगे। प्रोकैरियोट में तो एचएनआरएनए है ही नहीं। प्रोकैरियोट में सारा का सारा जो भी है, पहले या बाद में, प्राइमरी सेकेंडरी व्हाटएवर एल्स, प्रोकैरियोट में तो एमआरएनए ही आएगा। यूकैरियोट में एचएनआरएनए टर्म आता है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को एचएनआरएनए बोलते हो। तो जो एचआरएनए है ये होगा कैसा? दिस इज मोनोसिस्टोनिक, एक सिस्ट्रॉन वाला है, एंड हैविंग एक्सॉन एंड इंट्रॉन। अभी आपको समझाया था एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स होंगे, स्प्लिट जीन का प्रोडक्ट है। और आपने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि इंट्रॉन जो है वो क्या होते हैं? वो बेकार के सीक्वेंस है, इंट्रॉन की कोई जरूरत नहीं है, तो इंट्रॉन को काटना पड़ेगा। हम जीन के टाइम पे नहीं काट सकते थे क्योंकि एक ही सिस्ट्रॉन था और खत्म तो टर्मिनेशन पे ही होना है, बीच में तो खत्म हो नहीं सकता। तो आप कभी भी E1 के आगे E2 था, बीच में I आ रहा है तो I पे रोक नहीं सकते, रुकेगा तो E5 के बाद, जो हमने डायग्राम थोड़ी देर पहले बनाया था। तो इसका मतलब है कि हमें इंट्रॉन को काटना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? यूकैरियोट हैव स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, इंट्रॉन को हटाना। तो दूसरा रीजन ये है कि इंट्रॉन को काट के हटाना पड़ेगा। तो यूकैरियोट में आपको आरएनए को छोटा करना पड़ेगा, या छोटा हो ही जाएगा, है ना। पूरा का पूरा एमआरएनए भी प्रोटीन में देखो नहीं जा रहा, पूरी की पूरी डीएनए भी एमआरएनए में जा रही है, और लेकिन एमआरएनए सारा का सारा प्रोटीन में जा रहा है? नहीं जा रहा, क्योंकि आई वाले सेक्शन को हटाया जाएगा। उसको हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो स्प्लाइसिंग कहाँ होती है? केवल और केवल यूकैरियोट में होती है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एमआरएनए का जो लाइफ स्पैन यूकैरियोट में है वो 48 आवर्स का है। लाइफ स्पैन SPAN ऑफ mRNA is around 48 hours, and so it will be protected। इसको बचा के रखना भी होगा, क्योंकि अगर शुरू कहां से हो रहा है? शुरू हो रहा है E1 से, और खत्म कहां पे हो रहा है? E5। E1 E5 कहां से बोल रहा हूं? जहां से आपका लेक्चर स्टार्ट हुआ था। ये यहाँ पे देखोगे इस स्लाइड में तो E1 E2 E3 E4 E5 लिखा हुआ है। तो ये E1 से शुरू होकर E5 पे खत्म हो रहा है। इसी डायग्राम को हम आगे भी कंटिन्यू कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आप ये कहो कि 48 घंटे में सर E1 का छोटा सा टुकड़ा टूट गया, तो पता चला कि ये जीन से बनने वाला एमआरएनए कम हो गया, और एमआरएनए से बनती है प्रोटीन, तो प्रोटीन में 2-3 अमाइनो एसिड कम हो गए। पता चला जो प्रोटीन या जो एंजाइम बनना चाहिए था वो बना ही नहीं, कुछ और बन गया। इन दैट केस म्यूटेशन हो सकता है। तो E1 का पहला न्यूक्लियोटाइड जो भी होगा उसे भी संभाल के रखना है, और E5 का जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा उसे भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि एमआरएनए का लाइफ स्पैन यूकैरियोट में 48 घंटे का है। 48 घंटे के अंदर ये कभी भी यूज हो सकता है। और ऐसा भी नहीं होता कि एमआरएनए जो है वो एक ही बार यूज होगा। एमआरएनए 4 से 5 बार 10 बार यूज हो सकता है। हमेशा तो नहीं होगा, लेकिन 5-6-10 बार यूज हो सकता है। जैसे ओरिजिनल क्या है? डीएनए। तो एमआरएनए क्या है? डीएनए की फोटोकॉपी है। अब अगर आपसे मैं कहूं कि फोटोकॉपी से फोटोकॉपी करो, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि फोटोकॉपी से फोटोकॉपी आना बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब आपको फिर से ओरिजिनल वाली बुक से जो है वो एक फोटोकॉपी बनाओ, और फिर फोटोकॉपी से फोटोकॉपी आप 4-5 बार कर लो। फिर वो डाइल्यूट हो गया, कलर आना बंद हो गया, तो फिर आप ओरिजिनल पे गए। तो अगर एक ही एंजाइम हमें पूरी जिंदगी भर चाहिए, तब भी होगा ये। जैसे मान लीजिए आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी, तो ग्लाइकोलिसिस का पहला एंजाइम क्या था? हेक्सोकाइनेज। और हमने लिखा था कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है वो 24 आवर्स हमें चाहिए, 365 दिन, हमारी पूरी जिंदगी हमें हेक्सोकाइनेज की जरूरत पड़ेगी।
अब हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, एंजाइम प्रोटीन के हैं, तो प्रोटीन तो सिंथेसिस जो आप पढ़ने वाले हो वैसे ही बनेगा। तो यानी कि हेक्सोकाइनेज की हमें नॉन स्टॉप सप्लाई चाहिए। तो हेक्सोकाइनेज को बनाने वाला जो जीन होगा, क्या वो एक ही बार एमआरएनए बनाएगा और बार बार हेक्सोकाइनेज बनता रहेगा हमारे बर्थ से लेकर डेथ तक? ऐसा नहीं होता। हेक्सोकाइनेज का एमआरएनए बनेगा, वो एमआरएनए 4-5 बार हेक्सोकाइनेज बना देगा। फिर जब हेक्सोकाइनेज चाहिए होगा तो फिर दोबारा से हेक्सोकाइनेज का जीन जो है वो एमआरएनए बनाएगा, ये भी 4-5 बार हेक्सोकाइनेज बना लेगा। फिर उसके बाद फिर चाहिए तो फिर उसके बाद वही जीन दोबारा एमआरएनए बनाएगा, फिर ये 4-5 बार हेक्सोकाइनेज की प्रोटीन एंजाइम बन जाएगा। ऐसे ये काम होता है। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से एमआरएनए को संभालना जरूरी है, एमआरएनए को काटना पड़ेगा, और एमआरएनए जो आपने लिखा हुआ है कि जगह चेंज होनी है, तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो यूकैरियोट के अंदर इस पूरे टॉपिक को बोलते हैं, दिस टॉपिक इज कॉल्ड, ट्रांसक्रिप्शन के बाद हो रहा है तो इसको आप बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल। ये क्या कहलाता है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन के बाद होने वाले चेंजेस, और ये केवल यूकैरियोट्स में हो सकते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं हो सकते। लिख दे रहा हूं, याद रखिएगा। सर ये सिर्फ एमआरएनए में होंगे? नहीं, सब में होंगे। अभी मैं इसीलिए सब अलग अलग कर दूंगा, बुक में तो कॉमन दे। एमआरएनए तो हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक्चुअली एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी जो आगे हमें टॉपिक पढ़ना है। मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था कि ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन कभी भी ये मत याद करिएगा कि डीएनए से एमआरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, नीट के हिसाब से गलत हो जाएगा। डीएनए की जगह टेम्पलेट डीएनए आएगा, क्योंकि दोनों डीएनए एमआरएनए नहीं बना सकते, और एमआरएनए की जगह आप कोई भी आरएनए बना सकते हो डिपेंडिंग ऑन द आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 अगर यूकैरियोट है तो, और अगर प्रोकैरियोट है तो आरएनए पॉलीमरेज भी एक ही है, आरएनए वहां भी बहुत सारे हैं। तो आप टेम्पलेट डीएनए से कोई भी आरएनए बनाओ, ट्रांसक्रिप्शन ही कहलाएगा यूजिंग द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। अब वो प्रोकैरियोट है तो एक ही एंजाइम से सारा कुछ हो सकता है, यूकैरियोट में 3 एंजाइम से सारा कुछ हो सकता है। अब ये हो गया पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, और ये केवल यूकैरियोट में। कैसे होगा अब हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, क्योंकि नीट के हिसाब से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए आपका, है ना, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं राइबोसोमल आरएनए के लिए। पहला पढ़ लेते हैं राइबोसोमल आरएनए। अब ये आप जो लिख रहे हैं ये सबके प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट हैं। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद बना, ठीक बाद बना, जैसे ही टर्मिनेशन हुआ और जो ट्रांसक्रिप्ट अलग हुआ, जो हमारे डायग्राम के हिसाब से, ये इस डायग्राम में जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, इस ब्लैक लाइन को आप यूकैरियोट में क्या बोलोगे? यूकैरियोट में इसको बोला जाता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्राइमरी क्योंकि शुरू में ही बन गया, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोडक्ट है तो ट्रांसक्रिप्ट बोला जाएगा, है ना। इसको यूकैरियोट में क्या बोलते हैं? एचएनआरएनए। और प्रोकैरियोट में क्या बोलोगे? एमआरएनए। ये प्रोकैरियोट का है और ये टर्म क्या है? यूकैरियोट का है। यूकैरियोट में इसको एमआरएनए नहीं बोला जाता, इसको क्या बोला जाता है? एचएनआरएनए बोलते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं। प्रोकैरियोट में ये एमआरएनए कहलाता है। प्रोकैरियोट में इसका आगे कुछ होना भी नहीं है, तुरंत का तुरंत ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा, सेम प्लेस पे प्रोटीन भी बन जाएगी। यूकैरियोट में 3 क्लॉजेस आपको बताए मैंने कि ये काम तुरंत क्यों नहीं होगा। एक तो लाइफ स्पैन 48 घंटे का है, कभी भी यूज हो सकता है ड्यूरिंग दैट टाइम। दूसरा रीजन, दोनों के एंड्स को प्रोटेक्ट करना होगा। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन कि इसमें इंट्रॉन भी आ रहे हैं जिनकी आगे कोई जरूरत नहीं है, तो इंट्रॉन को काटना भी पड़ेगा। तो ऐसे ही जैसे ये एमआरएनए का बना है, मान लीजिए राइबोसोमल आरएनए का प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होगा। अब राइबोसोमल आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? ये राइबोसोम्स के अंदर होता है। राइबोसोम्स के अंदर होता है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, ये मोस्ट स्टेबल टाइप का आरएनए होता है। राइबोसोमल आरएनए में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते, तो इसमें डू नॉट अंडरगोज मेजर चेंजेस, मतलब आपकी बुक के हिसाब से आपको इसमें कुछ पढ़ना भी नहीं है। राइबोसोमल आरएनए के अंदर कोई बहुत बड़े बड़े चेंजेस नहीं होते, कोई इंपॉर्टेंट चेंजेस नहीं होते, ये मोस्ट स्टेबल टाइप का आरएनए है। हालांकि आरएनए अभी हम अलग से पढ़ेंगे,
मोस्ट स्टेबल टाइप ऑफ आरएनए है ये। राइबोसोमल आरएनए जो है वो सबसे स्टेबल टाइप का होता है। तो इसमें एक्चुअली प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट वर्ड यूज करो ना करो एक ही बात, यही प्राइमरी है यही सेकेंडरी है। एचएनआरएनए केवल और केवल एमआरएनए के लिए यूज करोगे, आरआरएनए या टीआरएनए के लिए नहीं। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट किसी भी आरएनए के लिए बोल सकते हो, इन द सेंस कि वो पहले बना है तो प्राइमरी, और प्रोसेसिंग के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन को ही आप पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग बोल सकते हो। तो प्रोसेसिंग या मॉडिफिकेशंस के बाद वो मैच्योर एमआरएनए या मैच्योर टीआरएनए बोल दिया जाएगा। तो आरआरएनए के अंदर कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते। चेंजेस होते किस में है? सबसे पहला हम बात करते हैं दूसरा जो हमारे पास है टीआरएनए। टीआरएनए का जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है इसको हम बोलते हैं टीआरएनए प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। टीआरएनए प्रिकर्सर बोला जाता है। और होता क्या है, ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है, इट्स ए लार्ज मॉलिक्यूल। जैसे मान लीजिए ये टीआरएनए का प्रिकर्सर है, टीआरएनए प्रिकर्सर, और ये बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा का मतलब कई सारे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। किसी भी आरएनए या डीएनए को बड़ा या छोटा बोलने का मतलब आपको सबसे पहले पढ़ाया था, चैप्टर की शुरुआत ही यहीं से हुई थी कि लेंथ ऑफ डीएनए या लेंथ ऑफ आरएनए कैसे मेजर की जाती है, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड दे हैव। जिसमें जितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड उसकी लेंथ उतनी ही ज्यादा, आप कह लीजिए कि मॉलिक्यूल उतना ही बड़ा। लेंथ छोटी है यानी कि नाइट्रोजनस बेस कम है। तो यहाँ किया क्या जाता है, यहाँ सबसे पहले इसको तोड़ दिया जाता है। यहाँ पे पहली प्रोसेसिंग होती है, इसको बोलते हैं क्लीवेज। इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे, क्योंकि जो मैच्योर टीआरएनए 20 टाइप के होते हैं, अभी पीछे लिखा था, मैच्योर टीआरएनए 20 टाइप्स के हैं और बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। तो एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना है, तो प्रोसेस क्या कहलाता है, क्लीवेज कहलाता है। कौन करता है, बाई एंजाइम। इसके लिए एक एंजाइम चाहिए, राइबोन्यूक्लियेज पी, ये एंजाइम का नाम है, राइबोन्यूक्लियेज पी। ये क्या करेगा, ये टीआरएनए के बड़े मॉलिक्यूल को क्या करेगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देगा। ऐसे ये टीआरएनए का प्रिकर्सर कैसे बना होगा, 3 to 5, क्योंकि आपको सीधी सी बात है कोई भी आरएनए बनेगा वो बनेगा ही 3 to 5। तो यानी कि ये 3 to 5 हुआ, फिर ये 3 to 5 हुआ, ये 3 to 5 हुआ, ये भी 3 to 5 है, ये भी 3 to 5 है। तो ये सब क्या बन गए, दीज आर स्मॉलर टीआरएनए, स्मॉलर टीआरएनए मॉलिक्यूल। टीआरएनए स्मॉलर होते कितने हैं, ये 75 से लेके 95 न्यूक्लियोटाइड तक हो सकते हैं। एक 75 to 95 न्यूक्लियोटाइड पर मॉलिक्यूल पर टीआरएनए। एक टीआरएनए में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हो सकते हैं, 75 से 95 के अराउंड हो सकते हैं। तो छोटे छोटे हमें आरएनए के टुकड़े बनाने हैं। तो ये कैसे किया जाएगा, दिस इज डन बाय यूजिंग द एंजाइम राइबोन्यूक्लियेज पी। जो करेगा क्या, आरएनए मॉलिक्यूल जो टीआरएनए का प्रिकर्सर बड़ा मॉलिक्यूल है उसको वो क्लीव कर देगा, उसके वो छोटे छोटे टुकड़े कर देगा, तो स्मॉलर टीआरएनए मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब टीआरएनए की एक और खास बात है कि टीआरएनए के अंदर जो 4 बेस हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। आरएनए है तो थाइमिन की जगह यूरेसिल हो गया। तो AUGC के अलावा बहुत सारे अनयूजुअल बेसेस होते हैं। अनयूजुअल का मतलब ऐसे बेस हैं जो नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस नहीं होते, और ये टीआरएनए का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ये बेस बनते कैसे हैं, इसको बोलते हैं बेस मॉडिफिकेशन। बेस मॉडिफिकेशन, बेसिस को मॉडिफाई किया जाएगा। ये इसका मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अनयूजुअल बेसिस। यहाँ पे अनयूजुअल बेसिस बनेंगे। अनयूजुअल मतलब जो नॉर्मल बेसिस हैं उनके अलावा, AUGC के अलावा।
सो AUGC के अलावा जो बेसिस हैं वो यहाँ पे आएंगे। अब ये बेसिस कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, इन पे आते हैं। बेसिस के बारे में तो हम खैर आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन क्या क्या हो सकते हैं बस आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे नाइट्रोजनस या न्यूक्लियोटाइड बेसिस कौन कौन से होते हैं। अब अभी मैं लिख दूंगा, मान लीजिए अगर बेसिस हो गए, अनयूजुअल बेस लग गए हैं, तो ये 3 to 5 आपके जो है वो मैच्योर टीआरएनए हो गए। ये सब क्या है, मैच्योर टीआरएनए है। और कितने तरीके के होते हैं, टोटल 20 टाइप्स होते हैं। टीआरएनए जो मैच्योर है वो कितने टाइप के होते हैं, 20 टाइप्स के हो सकते हैं। तो यानी कि टीआरएनए के अंदर अगर कहा जाए कि मॉडिफिकेशन क्या है, तो दो ही है, एक क्लीवेज, बड़े को छोटे में चेंज करना, और दूसरा छोटे के अंदर बेस को मॉडिफाई करके बदलना। अब ये बेस मॉडिफिकेशन कौन कौन से हैं वो नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूं। टीआरएनए तो ऐसे ही बनेगा। हो गया सर। हो गया। ये बेस मॉडिफिकेशन कौन से हैं मैं अलग से लिख दे रहा हूं। ये आप कैसे करोगे, अब जैसे इसमें बेसिस कौन कौन से मॉडिफाई होके आते हैं, अगर हम बुक के हिसाब से जाएं तो एक बनता है मिथाइल साइटोसिन। साइटोसिन तो आप जानते ही हैं, साइटोसिन का मिथाइलेशन करना पड़ेगा, उसमें मिथाइल ग्रुप को ऐड करना पड़ेगा, तो मिथाइल साइटोसिन होता है, स्मॉल m कैपिटल C लिखा जाएगा। ऐसे ही मिथाइल गोनोसिन होता है, मिथाइल गोनोसिन Mg ऐसे लिखा जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो स्यूडो यूरेसिल होता है, यूरेसिल तो है ही बट यूरेसिल की जगह स्यूडो यूरेसिल है, इसको साई से शो किया जाता है। साई फिजिक्स में कहीं सिंबल बनाते हो आप, है ना, ऐसा। तो दिस इज डिनोटेड बाय साई, PSI प्रोनाउंसिएशन लिखा है। ऐसे डाई हाइड्रो यूरेसिल होता है, DHU लिखा जाता है, डाई हाइड्रो यूरेसिल, DHU ये आएगा, है ना। इसी तरीके से आइनोसिन होता है, आइनोसिन, ये आइनो में IN कैपिटल I, आइनोसिन है, तो आइनोसिन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसे हैं जो आइनोसिन कैपिटल I, ये अनयूजुअल है ना, अनयूजुअल बेसिस कहलाते हैं ये, अनयूजुअल बेसिस। दे डू नॉट पेयर विद यूजुअल बेसिस, मतलब इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे आपने पढ़ा है कि भाई एडेनिन है तो वो थाइमीन के साथ, थाइमीन की जगह यूरेसिल हो गया, और ग्वानीन है वो साइटोसिन के साथ। अब आप ये कहेंगे सर मिथाइल ग्वानीन है तो वो किसके साथ पेयर करेगा, Mg, तो किसी के साथ नहीं करेगा। या यूरेसिल एडेनिन के साथ करता है, लेकिन स्यूडो यूरेसिल किसके साथ करेगा, किसी के साथ नहीं करेगा। तो ये अनयूजुअल बेसिस के लिए क्या होगा कि बेस को चेंज किया जाएगा। जैसे साइटोसिन और ग्वानीन के अंदर हम मिथाइलेशन कर दें, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दें, तो मिथाइल साइटोसिन और मिथाइल ग्वानीन बन जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए एडेनिन है, एडेनिन में से अगर आपने एक अमीन ग्रुप हटा दिया, डीएमिनेशन कर दें, तो आइनोसिन बन जाता है। तो उनकी केमिस्ट्री पे ना जाते हुए बस ये याद रखना है कि दीज आर द अनयूजुअल बेसिस, कि किसी के साथ पेयर नहीं करते, इनके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, और इनकी प्रेजेंस टीआरएनए को स्पेशल बनाती है। जितने भी अनयूजुअल बेसिस हैं वो केवल और केवल ट्रांसफर आरएनए में होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट का हो या यूकैरियोट का हो, आरएनए नहीं चेंज होगा, है ना। ट्रांसफर आरएनए 20 टाइप का होता है, प्रोकैरियोट में भी 20 टाइप्स का है, सेम 20 टाइप्स का यूकैरियोट में होता है। तो टीआरएनए में दो मॉडिफिकेशन हुआ, बेस मॉडिफिकेशंस और क्लीवेज। अब आते हैं एमआरएनए में क्या है। फॉर एमआरएनए
अब इसको समझो। सर टीआरएनए का पोलैरिटी 3 to 5 कैसे लिखा था? किसकी? टीआरएनए की। हाँ, सबकी 3 to 5 ही रहेगी। आरएनए तो कोई भी है 3 to 5 ही लिखा जाएगा, क्योंकि आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन से और ट्रांसक्रिप्शन होता ही सॉरी 5 to 3 होना चाहिए। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, 5 to 3 सॉरी, पीछे भी लिखा है ना मैंने कहीं, बाकी सब जगह ठीक लिखा है ना, यहाँ ठीक लिखा हुआ है, ये 5 प्राइम to 3 प्राइम है बेटा, है ना। बाकी सब जगह फिर आपको ठीक करना पड़ेगा, यानी कि ये 5, ये 3, 5, 3, 5, 3, 5, ये रूल है ना, 5 to 3 ही रहेगा। ऐसे सही से पिछली स्लाइड दिखा रहे हैं। ये वाला, सही से पीछे ये एक और पीछे बुक में सिंपल लाइन लिखी है, मैंने सिर्फ रिप्रेजेंट कर दिया, आपके दिमाग में बस जाए कि हाँ से क्लीवेज एक और स्लाइड अन्य पीछे। और पीछे ये Yes, sir. ओके सर। ओके। अब एमआरएनए का देख लेते हैं। एमआरएनए में भी सेम आपको बनाना है। अब एमआरएनए के प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को एचएनआरएनए कहते हैं, और यूनिक केवल ये है कि उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों आएंगे। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लाइक ये एमआरएनए है और ये आपका वही 5 to 3 इस डायरेक्शन में बना है, 5 प्राइम to 3 प्राइम। अब इसे एमआरएनए लिखे क्या लिखोगे, इसे कहोगे आप प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या एचएनआरएनए। अब यहाँ पे दो मेन काम होने, एक तो 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड को प्रोटेक्ट करना है, और बीच बीच में जितने भी इंट्रॉन आ रहे हैं उन्हें काट काट के अलग करना है। अब मैं तो 1 2 3 करके लिखूंगा, लेकिन ये सारे काम एक साथ होते हैं भाई। बोर्ड पे तो मतलब इस फाइट बोर्ड पे तो आपको एक साथ नहीं दिखा सकता, इसमें तो 1 2 3 करके ही आप लिखोगे, एक बार में एक ही काम लिखोगे, लेकिन एक्चुअली ये सारे काम रैंडमली होते हैं, इसमें कोई सीरीज नहीं है। या इवन वहां भी कि पहले क्लीवेज होगा और फिर बाद में बेस मॉडिफिकेशन होगा। बेस मॉडिफिकेशन ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में अलग तरीके से हो रहा है, क्लीवेज अलग तरीके से एंजाइम काम कर रहा है। जब बेस मॉडिफाई हो जाएगा तो बीच बीच में लगता चला जाएगा और टीआरएनए बनते जाएंगे। तो एरो बना के सीक्वेंस लिखने में सिर्फ ये कि हाँ ये सारे काम होंगे, इनका सीक्वेंस स्पेसिफाइड नहीं है। अब जैसे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मान लेता हूँ कि 5 प्राइम एंड को प्रोटेक्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस जगह पे करना पड़ता है, एक कैप लगानी पड़ती है, इसको कहते हैं कैपिंग। और कैपिंग क्या होता है, एट 5 प्राइम एंड, 5 प्राइम पे ही होती है कैपिंग। किसकी होती है, 7 मिथाइल ग्वानिन की होती है। 7 mg की होती है, 7 मिथाइल ग्वानिन की कैप होती है, और ये हमेशा 5 प्राइम एंड पे लगती है। तो अच्छा, इसमें मैंने E1 E2 नहीं लिखा हुआ है, चलो मान लेते हैं ये E1 है और ये E2, ये I हो गया, ये I हो गया, E3, ये I हो गया, E4, ये I हो गया, E5, है ना। एक्सॉन इंट्रॉन तो आएंगे ही आएंगे। अब क्या करना है, 5 प्राइम एंड पे कैपिंग लगानी है। जब आप कैपिंग लगाओगे तो क्या बन जाएगा, इधर आ जाएगा 7 mg, तो ये वाला एंड आपका प्रोटेक्ट हो गया। ये मॉडिफिकेशन है। मिथाइल गोनोसिन आया कहां से, जो आपने ये लिखा हुआ है ऊपर, मिथाइल साइटोसिन के बाद मिथाइल गोनोसिन, यही वाला mg, ये वाला mg। 7 इससे लिखा, गोनोसिन में 9 कार्बन होते हैं, जो मिथाइलेशन किया जाएगा वो 7वें नंबर पे होगा, तो 7 mg लिखो या mg लिखो, एक ही बात है, तो ये याद रखना है। 3 प्राइम एंड को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, 3 प्राइम एंड को प्रोटेक्ट किया जाता है पॉली एडेनिन टेल से, तो इसको कहते हैं टेल, टेलिंग। टेलिंग किसकी है, टेलिंग होती है पॉली
एडिनाइलेट, बहुत सारे एडेनिन के मॉलिक्यूल होते हैं, तो एडिनाइलेट, एडेनाइलिक एसिड याद होगा ना, मैंने आपको जब न्यूक्लियोटाइड का नाम लिखा था, तो एडिनोसिन नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, एडेनोसिन उसका न्यूक्लियोसाइड और एडिनाइलिक एसिड उसका न्यूक्लियोटाइड, और एडिनाइलिक एसिड को आप एडिनाइलेट लिखोगे। तो पॉली एडिनाइलेट रेजिड्यू है, बहुत सारे एडेनिन के मॉलिक्यूल्स हैं, रेजिड्यूज। कितने होते हैं? 100 से लेके 300 तक हो सकते हैं, और ये 3 प्राइम पे आते हैं, एट 3 प्राइम एंड। तो इसका मतलब है कि अब mRNA कैसा दिखाई देगा? अब ऐसा होगा, यहाँ पे तो 7 mg है 5 प्राइम एंड पे, यहाँ पे A, बहुत सारे एडेनिन के रेजिड्यू हैं, कितने? 100 से 300 तक, n नंबर लिख दे रहा हूं, और ये आपका हो गया 3 प्राइम एंड। तो दोनों एंड प्रोटेक्ट हो गए। तो कैपिंग और टेलिंग का पर्पस होता है, कैपिंग में कैपिंग होनी है मिथाइल गुआनोसिन की, टेलिंग होती है हमेशा एडेनिन की, बहुत सारे एडेनिन के रेजिड्यू। इन दोनों का पर्पस केवल ये होता है कि दोनों एंड्स प्रोटेक्ट हो जाएं। जितनी देर साइटोप्लाज्म में एमआरएनए रहे, फॉर एग्जांपल 48 आवर्स, उतनी देर तक E1 या E5 से कोई नाइट्रोजनस बेस निकल ना जाए, कोई डैमेज ना कॉज हो जाए। अब बीच में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आई वाले सेक्शन को अलग करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आरएनए स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग मतलब काटना, आरएनए की स्प्लाइसिंग होगी। स्प्लाइसिंग होता क्या है? स्प्लाइसिंग को बोलते हैं रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स इंटरवेनिंग सीक्वेंस हैं, हमेशा बीच में आएंगे, आई कभी भी किनारे नहीं हो सकता। अब ये होता कैसे है? दिस इज डन बाई, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है, उस प्रोटीन के मॉलिक्यूल को बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम, स्प्लाइसियोसोम, है ना। ये एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जो आरएनए की स्प्लाइसिंग करता है ना। आप इसे आरएनए की कैंची मान सकते हो कि आरएनए को काटने का काम करेगा, स्प्लाइसियोसोम कहलाएगा ये, है ना। अब मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूं कि स्प्लाइसियोसोम एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन फिर वही है कि प्रोटीन किससे बनेगी? किसी ना किसी आरएनए से बनेगी, और आरएनए किससे बनेगा? किसी ना किसी जीन यानी डीएनए से बनेगा। तो स्प्लाइसियोसोम अगर एक प्रोटीन है, तो इसके बनाने वाले जो आरएनए होते हैं, दोज आरएनए आर कॉल्ड एसएन आरएनए। मैंने एक नाम लिखा था ना अभी, एसएन आरएनए क्या होता है? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो एसएन आरएनए से ये स्प्लाइसियोसोम बनते हैं, और ये स्प्लाइसियोसोम के मॉलिक्यूल क्या करते हैं? ये आरएनए को स्प्लाइस करते हैं। अब इसको ऐसे सोचो कि मान लीजिए अगर आरएनए को काट दिया, है ना, मैं थोड़ी देर के लिए आगे ले जाता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका था, तो ये E1 है, ये I है, दो ही मान, ये I है और ये E2 है, दो ही मान लेते हैं, बीच में से I हटाना है। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने इसके 3 टुकड़े कर दिए, ये E1 हो गया, ये I हो गया, और ये E2 हो गया। अब आपके सर I हटा दो, E1 को जोड़ दो, तो मान लीजिए कि यहाँ पे E1 में मैं इस यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, यहाँ पे सर्किल है, यानी E1 जो है वो स्टार से शुरू होकर सर्किल पे खत्म हो रहा है, E2 जो है वो क्या है, वो यहाँ पे सर्किल से शुरू होकर जो है वो स्टार पे खत्म हो रहा है। तो पता चला है आपने I हटा के अगर जोड़ना है केवल काम हो कि सर I हटा दो और E1 E2 को जोड़ दो। I हटेगा कैसे? किसी भी आरएनए या डीएनए को डाइजेस्ट करने का एंजाइम क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला एंजाइम क्या होता है? न्यूक्लियस। कि सर सिंपली न्यूक्लियस का ट्रीटमेंट दे दो तो ये टूट जाएंगे, चलो मान लिए टूट गए। फिर E1 E2 को जोड़ोगे कैसे? फ्रैगमेंट्स को जोड़ने के लिए एंजाइम क्या होता है? लाइगेज। अब आप कहोगे कि सर लाइगेज एंजाइम लाते हैं और जोड़ देते हैं, लेकिन जोड़ने में ये ऐसे ही जुड़ेगा, स्टार सर्किल सर्किल स्टार, यानी E1 के बाद E2 सेम डायरेक्शन में आएगा। ऐसा भी तो हो सकता था, स्टार सर्किल स्टार सर्किल, ये भी तो E1 E2 है, लेकिन ये उल्टा जुड़ गया। अब अगर उल्टा जुड़ गया तो ये गलत हो गया ना, जुड़ने का तरीका तो यही होना चाहिए कि E1 के बाद E2 आना चाहिए, जिस न्यूक्लियोटाइड पे खत्म किया है, जिस न्यूक्लियोटाइड से शुरू किया है वही आना चाहिए, रिजिड है, रूल है। तो ये काम कौन करेगा और कैसे करेगा, उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए मैं ये करता कि ये हमारे पास था, इसको मैं ऐसे ले आता कि ये E1 है, अब मैं यहाँ पे इस I को मोड़ देता हूँ, एक गांठ लगा देता हूँ, और उसके बाद ये E2 कर देता हूँ। जस्ट ए मिनट,
अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं, ये E2 है, ये E1 है, अभी मैंने काटा नहीं है, मैंने यहाँ पे सिर्फ गांठ लगाई है ये, और ये I है। ये गांठ क्या है? ये गांठ स्प्लाइसियोसोम है। तो स्प्लाइसियोसोम का एक्चुअली काम ये होता है, ये वो मॉलिक्यूल है जो ये इंश्योर करते हैं कि इवन के बाद E2 ही जुड़े और सेम डायरेक्शन में जुड़े, प्रॉपर मैनर में जुड़े। प्रॉपर मैनर से मतलब आप इसको यहां से समझ लो कि स्टार के बाद सर्किल है तो फिर सर्किल के बाद स्टार आना चाहिए, ना कि ऐसे ही जुड़ जाए। तो पहले यहाँ पे क्या होगा कि इतने से धागे को, जैसे होता है ना कि एक रस्सी में से, एक धागे में से आपको कुछ काटना है, कुछ अनवांटेड स्ट्रेंथ है वो हटानी है, तो आप क्या करोगे? उस अनवांटेड को स्ट्रक्चर को पकड़ो, वहां पे गांठ लगा दो, फिर काट दो, तो रस्सी के दोनों एंड उसी डायरेक्शन में जुड़ेंगे जिस डायरेक्शन में आप चाहते हो, कोई गलती होने का चांस ही नहीं है। तो स्प्लाइसियोसोम एक्चुअली यही करता है। स्प्लाइसियोसोम क्या करेगा? इसको ऐसे करेगा, ये 7mg है, ये E1 है, ये I, ये E2 है, ये I, ये E3 है, ये I, ये E4 है, ये I, और ये E5 है। E1, E2, E3, E4, E5, और यहाँ पे पॉली ए टेल 3'। ये सब क्या है? I, 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 I। अब यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे बाइंड कौन करेगा? यहाँ पे स्प्लाइसियोसोम आके बाइंड करेंगे, ऐसे तोड़ेंगे बाद में, पहले बाइंड करके आई को काटेंगे। ये जो रेड वाले मॉलिक्यूल है ये क्या है? दीज आर स्प्लाइसियोसोम। तो जब ये काट देंगे तो क्या होगा? तब इसके बाद स्ट्रक्चर ये बनेगा स्प्लाइसिंग में कि यहाँ पे ये mRNA है पूरा, ये 7mg आ गया 5' एंड पे। अब ये E1 है, इसके बाद ये E2 है, इसके बाद ये E3 है, इसके बाद ये E4 है, इसके बाद ये E5 है, ये पॉली ए टेल आ गया, N नंबर 3' आ गया, I, ये सब काट के अलग हो गए। अब जो ये बना है, दिस इज कॉल्ड मैच्योर mRNA। ये क्या कहलाता है? मैच्योर mRNA कहलाता है। और ऊपर वाला क्या था? ऊपर वाला प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या HNRNA था। तो मैसेंजर आरएनए में एक्चुअली होता क्या है कि जो ट्रांसक्रिप्शन से बना वो HNRNA है, और जो स्प्लाइसिंग के बाद जो न्यूक्लियस से बाहर निकल के आएगा वो सारा क्या होगा? वो मैच्योर mRNA होगा। ये वाला mRNA 48 घंटे तक रह सकता है, कभी भी जरूरत पड़ेगी ये प्रोटीन सिंथेसिस कर देगा, नहीं जरूरत पड़ी तो नहीं करेगा। ना पढ़ने का कोई केस होता ही नहीं है, वरना mRNA बनाया ही क्यों जाए। ये भी नीट में क्वेश्चन पूछा गया कि स्प्लाइसियोसोम किस में नहीं होते, और सेम ऑप्शन था, बैक्टीरिया, फंगी, आई थिंक शायद प्लांट और एनिमल। प्लांट में प्लांट का नाम लिखा था एक्चुअली कोई भी। तो आपको यही समझना है कि स्प्लाइसियोसोम का मतलब है स्प्लाइसिंग, और वो होती है यूकैरियोट में। तो इसमें से जो भी प्रोकैरियोट होगा उसमें स्प्लाइसियोसोम एब्सेंट हो जाएंगे। तो अगेन बैक्टीरिया में स्प्लाइसियोसोम नहीं होगा, बाकी कहें फंगी, प्लांटी, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, चारों में स्प्लाइसियोसोम होगा। और स्प्लाइसियोसोम का जो आरएनए है वो SNRNA होता है। तो 5 आरएनए आपको पढ़ने हैं बेसिकली यूकैरियोट में मिला के, tRNA, mRNA, rRNA, ये तो आप जानते ही हैं। HNRNA और SNRNA, ये दो आपके सामने इस स्लाइड में दिख रहे हैं आपको। तो ये सब प्रोसेस अब न्यूक्लियस में ही हो रहा है ना? हाँ, ये सब उसके अंदर है। हो गया सर। अब अगर कभी ये माइंड में आए कि सर स्प्लाइसियोसोम पहचानेगा कैसे कि इंट्रॉन कितना होता है, तो उसके लिए यहाँ पे फिक्स होते हैं नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पे लाइक कुछ भी है, लाइक जैसे यहाँ पे Ag है और यहाँ पे Ug है, तो Ag से Ug के बीच का जितना सेक्शन है वो इंट्रॉन होगा। और हर जगह विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई भी यूकैरियोट हो, प्रोटिस्टा से लेके होमोसैपियंस तक, हर जगह इंट्रॉन का सीक्वेंस Ag से शुरू होके Ug पे खत्म होता है।
इसीलिए स्प्लाइसियोसोम बार बार जहां जहां एजी से शुरू होकर यूजी आता है बीच का हिस्सा काटता चला जाता है। तो मतलब इसकी डिटेल मैकेनिज्म है कि भाई स्प्लाइसियोसोम कहाँ बाइंड करेगा, आई का मतलब कितना। तो आई को कैसे पहचाना गया है, आई को उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से पहचाना जाता है, कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये वाला टॉपिक जो था ये केवल और केवल यूकैरियोट का था। वापस प्रोकैरियोट पे चलते हैं। प्रोकैरियोट पे वापस जाने का मतलब है कि हमारे पास ये प्रोकैरियोट में हमारे पास एक ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन से एक एमआरएनए बना जो तुरंत का तुरंत किस में चला जाएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन में चला जाएगा। तो हमें ट्रांसलेशन पढ़ना है, लेकिन ट्रांसलेशन से पहले आपको एक टॉपिक पढ़ना है कि आरएनए कितने टाइप के हैं। वैसे तो मैंने आपको तीनों आरएनए पढ़ाई दी है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। आरआरएनए का स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ेंगे और एचएनआरएनए और एसएनआरएनए। उससे पहले आपको क्या पढ़ना है कि एमआरएनए पे जो इंफॉर्मेशन है उससे प्रोटीन बनेगी कैसे, एमआरएनए की जो कोडेड लैंग्वेज है उसको रीड कैसे किया जाएगा, कैसे पता चलेगा कि प्रोटीन में अगर पहला अमाइनो एसिड मीथियोनिन है तो लिखा हुआ तो है नहीं मीथियोनिन आरएनए के ऊपर, तो आरएनए के ऊपर जो है वो है AUGC और कुछ नहीं, और प्रोटीन में जो आने वाले हैं वो 20 अमाइनो एसिड है और कुछ नहीं। तो किस नाइट्रोजनस बेस से कौन सा अमाइनो एसिड आएगा ये कोड कैसे किया जाएगा, इसको डी कोड एक्चुअली कैसे किया जाएगा। तो पहले आप पढ़ेंगे जेनेटिक कोड, एक टॉपिक है जो एमआरएनए की इंफॉर्मेशन को प्रोटीन तक ले जाने के लिए जरूरी है। फिर उसके बाद एक ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, बुक में दे रखा है। देन ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस पे आएंगे। तो पहले जेनेटिक कोड आएगा। उससे भी पहले आपका ब्रेक आधे घंटे का है, आपको चाहिए या मैं 3 घंटे लगातार पढ़ा दूं? सर 10 मिनट का दे दीजिए बस। ठीक है, तो आई थिंक शायद 5:50 होने वाला है। 6 o'clock में स्टार्ट कर लूंगा। सारे लोग एग्री है ना? ऐसा मत Yes, बोलिएगा sir. कि फिर आप कहो कि सर ने ब्रेक आधे घंटे का नहीं दिया। सब एग्री हो गए तो इस बात का होगा, सबको आधे घंटे का चाहिए, मुझे कोई इश्यू नहीं है, आप आधे घंटे का ले लो। So 10 minutes है. 10 मिनट्स में काम चल जाएगा। यस सर। ठीक है, तो फिर हम 10 मिनट के बाद 6 o'clock पे अगला स्टार्ट करते हैं, है ना?